हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एक्सप्लेन चैनल पे। तो आज हम लोग दोबारा एक्सप्लेन करने वाले हैं कल्टीवेटर अगेंस्ट हीरो सोसाइटी। और हालात की गंभीरता को देखते हुए ये हमारी आखिरी वीडियो हो सकती है, तो इसे अलविदा ना कहना समझ के लाइक और कमेंट कर दिया जाए। हम लोग वीडियो शुरू करते हैं, ज्यादा फालतू की बकवास नहीं। तो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि किसी अनजान दुनिया से कुछ अनजान लोग आए थे जो कि मॉन्स्टर एसोसिएशन को अपना दोस्त बना लेते हैं और इन्हें कुछ दे के जाते हैं जिससे ये लोग हीरोज के खिलाफ जीत सकते हैं, पक्का जीत सकते हैं। अगला सीन डायरेक्ट उस दिन का होता है जहाँ से मॉन्स्टर हंटिंग कॉन्टेस्ट शुरू होने वाला था। हम लोग अपने हीरो रिपोर्टर को दोबारा देखते हैं और यह भी पूरी तरीके से जोश में चिल्ला के कह रहा था कि मैं तो यही देखना चाहूंगा कि कौन सी एकेडमी इस बार यहाँ पे टॉप लिस्ट पे आएगी। साथ ही में रिपोर्टर आगे से ये भी बताता है कि अलायंस ने यहाँ पे कुछ कॉमन डिसीजन लिए हैं, अब से हीरो यहाँ पे रेफरी की तरह काम करेंगे। इसके बाद रिपोर्टर आगे से चीखते हुए कहता है कि और ये फाइट्स दिखाने के लिए मैं अपनी जान भी दांव पे लगा दूंगा। बच्चा आगे से कहता है इस रिपोर्टर को अपनी आवाज सुनना काफी ज्यादा पसंद है, अगर ये मुझे सही फुटेज और वीडियो की पूरी जानकारी ना देता साले की मैं कभी आवाज ना सुनता। साइड से हम लोग एंकर को देखते हैं जो कि इसकी न्यूज ही देख रहा था। वो आगे से कहता है अगर ये मुझे दोबारा मिला तो इसकी जबान पे गांठ मार दूंगा मैं, साले की वजह से मरते मरते बचा हूँ। खैर इसके बाद रिपोर्टर हमें अपने नए कैमरामैन से मिलवाता है जो कि और कोई नहीं दी मेका आई है। रिपोर्टर आगे से कहता है कि ये कैमरामैन पुराने वाले से ज्यादा बेहतरीन है और ये कभी मरता भी नहीं है क्योंकि कैमरामैन नेवर डाइज। मेका आगे से कहता है कि फालतू की सिंडी न लगाओ, तुमने मुझे यहाँ पे डबल पैसा दिया है इसलिए काम कर रहा हूँ। रिपोर्टर आगे से कहता है क्या बात करते हो और सही से काम करो साला, मैं तुम्हें ट्रिपल पैसा दूंगा, बस फुटेज एकदम क्लियर होनी चाहिए 4K में। खैर इसके बाद हम लोग जिहाओ को देखते हैं जो काफी ज्यादा एक्साइटेड था और ये सदियों से इसी दिन का इंतजार कर रहा था ताकि बदला ले सके चड्डी पहनने वाले ठरकियों, निंजास और झाड़ू पे उड़ने वाली चुड़ैलों से। सालू जिहाओ से कहती है कि मास्टर ने हमें पहले ही बता दिया है ना कि अपने अपोनेंट को कभी भी हल्के में न लेना, कल्टीवेशन ने हमें ये बार बार लेसन सिखाया है और अच्छा यही रहेगा कि तुम कल्टीवेशन से ज्यादा अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। इस पे इन दोनों का मुंह बन जाता है क्योंकि इनके पास दिमाग भाई झोले भर का नहीं है, बस मीलीगो भरा पड़ा है। खैर इसके बाद हम लोग मैंगो देखते हैं और एक स्टूडेंट उसे पूछती है कि तुम्हारे ड्रेस हमसे अलग क्यों है, तो मैंगो उसे बताती है कि मास्टर के मुताबिक यहाँ पे डिसाइपल्स को उनके कल्टीवेशन के हिसाब से उनके यूनिक यूनिफॉर्म्स दिए जाते हैं, जब तुम यहाँ पे मेरे लेवल पे आ जाओगे तो तुम्हें भी ये मिल जाएगा। इसके बाद मैं यहाँ पे उस लड़की को बताती है कि मास्टर यान का जो ब्लैक रोब है वो एम्परर डेटी के यूनिफॉर्म है और जो वुमेन्स का होता है वो सुपर सेक्सी है। फिर इसके बाद यांग यहाँ पे आता है और उन लोगों से कहता है कि चलो भाई सर्कस में चलते हैं, नमूनों के साथ खेलना जो है। बाकी यांग इन लोगों को भी बता देता है कि सालू, मेंग और लैनबिन और जिहाओ की जो यूनिफॉर्म है उनकी रिफाइनिंग की स्टेज के लिए दी गई है, जेलस होने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे बाकी लोग भी यहाँ पे की रिफाइनिंग पे आ जाएंगे तो फिर उन्हें भी उनकी नई यूनिफॉर्म मिल जाएगी। साथ ही में यान इन्हें ये भी बताता है क्योंकि तुम लोगों की दुनिया के ड्रेसिंग स्टाइल काफी ज्यादा अलग है, इसीलिए मैंने कुछ इंप्रूवमेंट किए हैं ओरिजिनल स्टाइल के अंदर। हमें वो इंप्रूवमेंट दिखाए जाते हैं जब चंगू सालू की यूनिफॉर्म चेक करता है तो वो नीचे झांक के देखता है और आगे से शर्माते हुए कहता है मास्टर आप भी मैन ऑफ कल्चर हो। सालू अपनी यूनिफॉर्म छुपा लेती है ये कहते हुए काली नजर। इसके बाद यांग इन लोगों से सवाल पूछता है कि चलो भाई सब लोग रेडी हो तो फिर मुझे ये बताओ कि कल्टीवेशन के लिए तुम्हारा नजरिया क्या है। इस पे सभी लोग बारी बारी जवाब देते हैं कि कल्टीवेशन का मतलब अपनी पूरी जान लगाना है और पाथ ऑफ इमोर्टैलिटी यहाँ पे सब्र से बनता है, यानी कि सब्र रखनी पड़ेगी। यान उन लोगों से कहता है बहुत ही बढ़िया, कल्टीवेशन के लिए हम लोगों को यहाँ पे सब्र और काफी अच्छे से रहना पड़ता है और हम लोग यहाँ पे कोई फाइटर्स नहीं है, लेकिन अगर किसी को कुछ ज्यादा है चुल मची है लड़ने की तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग लड़ने से डरते हैं और हमारे पास अगर कोई चॉइस नहीं बचती है तो हम अपना सब कुछ देंगे और सामने वाले को हगने तक का टाइम नहीं देंगे, दर्द बोचेंगे सालों को। सारे स्टूडेंट एक साथ कहते हैं वो सो क्रूवल। यानी लोगों को फुल ज्ञान देता है सर्वाइवल का। यानी लोगों से कहता है कि कल्टीवेटर्स भले ही सत्यवादी होते हैं लेकिन जब भी लड़ने की बात आती है तो फिर स्नीक अटैक, काउंटर अटैक, जो भी अटैक्स हैं सब हरामी बना से लेके कमीना पना और ऊपर से लौंडियाबाजी तक के शौकियाबाजी सब आ जाता है। ये सब कुछ इमोर्टल्स के लिए टूल बन जाते हैं सिर्फ फाइटिंग के लिए। मंगू आगे से डरते हुए पूछता है कि बता सकते हैं आप कि इमोर्टल्स कैसे फाइट करते हैं। यानी इन्हें बताता है कल्टीवेशन की दुनिया में अगर तुम सावधान नहीं रहोगे तो फिर कभी भी मर सकते हो, लेकिन अभी हम लोग ऐसी दुनिया में नहीं है इसलिए चीजें इतनी ज्यादा एक्सट्रीम नहीं होंगी। लेकिन इसके बावजूद गाइडलाइंस के बारे में ना भूलना जो मैंने तुम्हें अभी बताई है कि लड़ने के लिए कुछ भी कर दो। इसके बाद यानी लोगों को एक और पावरफुल ज्ञान देता है ये कहते हुए कि इसे हमेशा याद रखना कि अगर लड़ाई करने का मौका है तो फिर वेपन का इस्तेमाल करना, अगर कर सकते हो खाली हाथ ना लड़ाई करना और हो सके तो शेर बन के अकेले न घूमना, झुंड में घूमना, क्योंकि झुंड में तो मुन्ना सुअर आते हैं और वह सब मिलके शेर को पेल जाते हैं। दैट्स हाउ सोसाइटी वर्क। मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि चंगू मंगू का ऑरा यहाँ पे यान के बराबर का है, तो मैंने वो इसलिए कहा था क्योंकि चंगू मंगू ये वाली बात बिल्कुल अच्छे से समझते हैं और जमीन से ईंटें उठा लेते हैं गड़ाम से सर पे मारने के लिए, क्योंकि खाली हाथ कभी लड़ाई न करना। भाई ये भागेगा कैसे और किसके
सर पे मारेगा ये गड़ाम से, मैं ये सोच रहा हूँ। फिर इसके बाद यान अपने पास स्पेस से बाहर निकालता है और उन लोगों से कहता है चढ़ जाओ रे, देरी हो रही है। वहीं पे मैंग यान से पूछती है कि आपने तो कई सारे रेडियस को पेला होगा, तो फिर इस तरीके से घटिया तरीके से लड़ना जायज है? यान आगे से कहता है कि हम तो खेल रहे थे, बस लड़ाई वड़ाई हम थोड़ी नहीं करते। मैंग अपने मन के अंदर सोचती है कि आप खेल रहे होंगे, वो तो साले जान बचाने के लिए भाग रहे थे इधर उधर। अच्छा मैं तुम लोगों से पूछना चाहता हूँ, तुम लोग गेस करो कि ये लोग कैसे फाइट करेंगे मॉन्स्टर्स के साथ, मॉन्स्टर कैसे अटैक करेंगे? इसका जवाब तुम मुझे देना। ये कोई ट्रिक नहीं है कमेंट बढ़ाने की, बस पूछ रहा हूँ, मुझे पता है तुम्हारी बुद्धि कैसे चलती है। क्योंकि अगले ही सीन हम लोग देखते हैं कि मॉन्स्टर यहाँ पे सर्वेलेंस का काम कर रहे थे। वो इंसानों से कहते हैं कि हाँ इस तरफ से जाओ, इस तरफ से जाओ, हम लोग यहाँ पे अटैक करने वाले हैं। जो भी बूढ़े बच्चे हैं और संभाल के चलना, तुम्हें चोट ना लग जाए। हमें इन मॉन्स्टर्स के बारे में बताया जाता है, इनका नाम डेमी गॉड रैंक मॉन्स्टर है और ये हैरी मॉन्स्टर है। एक बच्चा हैरी मॉन्स्टर से पूछता है कि आप किस अकेडमी के ऊपर इस बार अटैक करने वाले हैं? हैरी मॉन्स्टर आगे से कहता है कि हम लोग इस बार निंजा अकेडमी के ऊपर हमला बोलेंगे, क्योंकि वो लोग कुछ ज्यादा ही फेम गेन कर रहे हैं। यहाँ पे भी कंपटीशन चल रहा है भाई, इंस्टाग्राम की तरह। साइड से एक अंकल आगे से कहते हैं कि मैं बताना चाहूंगा कि तुम्हें शायद इमॉर्टल कल्टीवेशन स्कूल पे धावा बोलना चाहिए कि वो लोग काफी ज्यादा फेमस हो रहे हैं। हैरी मॉन्स्टर आगे से कहता है लेकिन वो तो 2 कौड़ी की हुआ करते थे ना, उनके पास तो कोई ढंग की स्किल भी नहीं है। अंकल आगे से कहते हैं लेकिन वो लोग हाल ही में काफी ज्यादा फेमस हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग टीचर आया है। वहाँ पे अटैक करोगे तो कभी निराश नहीं होगे। और उसके टीचर ने तो कई सारे गॉड रैंक हीरोज को भी पेला है, बेचारे हॉस्पिटल में रह के आ रहे हैं। इन मॉन्स्टर्स को लड़ाई दंगे से कोई लेना देना नहीं, ये बस जीना चाहते हैं हमारी तरह। इन्हें भी सुकून चाहिए और GTA 6 चाहिए। इसके बाद हम कुछ मॉन्स्टर्स को देखते हैं जो कि यहाँ पे बारबेक्यू कर रहे थे, और ये बारबेक्यू कोई नॉर्मल वाले स्टिक नहीं थे, ये इमॉर्टल ग्रेड के वेपन्स थे ये, जिनके ऊपर ये लोग बारबेक्यू कर रहे हैं। साल वो खाना पकाने की चीज नहीं है, परमाणु बम है, वो पूरी बिल्डिंग उड़ा दोगे तुम। खैर ये सभी आपस में यही बात कर रहे थे कि मैं तो भाई इस बार लड़ने नहीं वाला, विलन्स की तरफ से फालतू में मार खाऊंगा। ये लाल वाला भी आगे से कहता है कि मैं भी नहीं लड़ने वाला, साले ये हीरोज अनबीटेबल हैं, इन्हें कोई हरा ही नहीं सकता है। और ऊपर से जो हमारे नए लीडर बने थे यानी वो दोनों लड़कियां, वो तो बाहर घूमने के लिए चले गई, हमें अकेला छोड़ के हम लोग यहाँ पे कैसे जीत सकते हैं? हमें यहाँ पे सिर्फ सेक्रीफाइस की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। ये सफेद वाला आगे से कहता है कि मैं बेवकूफ नहीं हो, ना ही तुम लोग बेवकूफ हो। हम लोग यहाँ पे मेन अकेडमीज की तरफ जाएंगे जो कि कॉम्बैट डिपार्टमेंट वाले होंगे। वो जैसे ही नीचे आएंगे मैं तो उनके पास चला जाऊंगा, और अगर वो लोग मुझे यहाँ पे हाई सैलरी देते हैं तो फिर मैं उनके साथ काम करने लगूंगा। इस तरीके से बनते हैं ये पेट। यहाँ पे कोई जाति भाव नहीं है, ये बड़े प्यार से रहते हैं, बस मनोरंजन के लिए आपस में लड़ते हैं। और पापी पेट तो अलग ही समस्या है, ये तो तुम जानते ही हो। लोग तो अपने घुटने भी टेक देते हैं इस चीज के लिए। अब मैं कुछ ज्यादा ही डार्क जोक मार रहा हूँ शायद। फर्स्ट डेट हूँ यार, पेपर है मेरा कल। अब इसके बाद रिपोर्टर वहाँ पे आता है और हमें सारी चीजें बताता है। तुम्हें बोरिंग लग सकता है क्योंकि फाइट अभी शुरू नहीं हुई, बस अभी हमें समझाया जा रहा है कि कैसे क्या चल रहा है। रिपोर्टर आगे से हमें यहाँ पे सबसे पहले सुपर ह्यूमन इंस्टीट्यूट से मिलवाता है जो कि पिछले राउंड का विजेता था। इसके बाद रिपोर्टर हमें ये समझाता है कि ये कॉन्टेस्ट चलता कैसे, इसका सिस्टम क्या है। ये ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, बस इंडियन पॉलिटिक्स की तरह है। मास्टर की रैंक्स के हिसाब से उन्हें पॉइंट दिए जाते हैं और जिस टीम के पास जितने ज्यादा पॉइंट होंगे वो यहाँ पे जीत जाएगा। मैंने इंडियन पॉलिटिक्स इसलिए कहा क्योंकि ये मास्टर से लड़ते नहीं है, उन्हें खरीदते हैं। इस एकेडमी के पास ज्यादा पैसा, वो एकेडमी ज्यादा पॉइंट वाली। इस पार्टी के पास ज्यादा पैसा, उसके पास ज्यादा वोट। ये तो बैटल ग्राउंड वाला तरीका हुआ पॉइंट बटोरने का। यहाँ पे जो एडिशनल पॉइंट होते हैं वो कुछ मिशन पूरे करने से मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे जैसे ही रेस शुरू होगी तो फिर सभी एकेडमीज को अपनी अपनी जगह से टाउन के ऊपर छलांग लगानी पड़ेगी। जो सबसे पहले नीचे आएगा उसे 30 पॉइंट मिलेंगे। इसके बाद रिपोर्टर आगे से कहता है कि यही से हमारा इंट्रोडक्शन खत्म होता है और नंगा नाच शुरू होता है पॉइंट्स के लिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सारी एकेडमी वाले वहाँ पे आ जाते हैं। सुपर ह्यूमन इंस्टीट्यूट के बारे में बताने के लिए जरूरत ही नहीं है, साले हवा में उड़ते हैं। एक मिनट, गीजा का पिरामिड है क्या? वो उल्टा नहीं होगा। विजार्ड एकेडमी के बारे में तुम्हें पता ही है, झाड़ू पे उड़ते हैं लेकिन सिर्फ लड़कियां, क्योंकि लड़कों के टट्टे दर्द करने लगते हैं। पता नहीं बेचारे हैरी पॉटर का क्या हाल हुआ होगा, उसका तो पूरा जीवन ही झाड़ू पे बीता है। इसके बाद हम लोग ईस्ट वाली साइड को देखते हैं, दी सुपीरियर निंजा एकेडमी। इसके बाद वेस्टर्न साइड विजार्ड एकेडमी ऑफ मैजिक एंड द नॉर्थर्न साइड सुपर ह्यूमन इंस्टीट्यूट, और आखिर में जिसने हाल ही में सबसे ज्यादा फेम गेन किया है, दी साउथर्न इमॉर्टल कल्टीवेशन स्कूल। और अब यहाँ से शुरू होगा पॉइंट्स को जीतने के लिए गंदा खेल। ये लोग बेईमानी की सारी हदी पार कर देते हैं सिर्फ पॉइंट गेन करने के लिए। इसके बाद हम लोगों को इस कॉन्टेस्ट के ज्यूरी से मिलवाया जाता है जो कि 4 हैं। रिपोर्टर हमें इनके बारे में बताता है जो मैं नहीं बताना चाहूंगा, जानते ही हो यार कौन कितने पानी में है। बस रिपोर्टर हमें इतना बताता है कि अगर सभी टीम्स के यहाँ पे पॉइंट बराबर हो जाते हैं तो ये लोग वोटिंग करेंगे। हाँ, बस ये अपनी टीम को वोट नहीं कर सकते हैं, अलग अलग टीम को ये वोट देंगे। वहीं पे हम लोग जनता के बीच में देखते हैं तो उत्साह की लहर थी। ज्यादातर एस्ट्रोमैन के लिए यहाँ पे चीयर कर रहे थे। और हम लोग लूफी को भी देखते हैं, साले तेरे पास कोई काम नहीं है क्या? वन पीस ढूंढ जाके बार बार यहाँ पे चला आता है। जोरो को भेजो यार, वो तो सूट भी करेगा। वहीं पे हम लोग एस्ट्रोमैन को देखते हैं जो कि अपनी पॉपुलैरिटी का पूरा फायदा उठा रहा था। येलो रेंजर आगे से कहती है, ये 2 कौड़ी का आदमी इतने सालों तक मरने के बावजूद भी इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों है? ब्लू आगे से कहता है, भले ही 2 कौड़ी का आदमी है वो, लेकिन मुश्किल समय में वही सामने आया है और उसने कई सारे लोगों की जानें बचाई
नहीं है, तो उसका जो फेम है इतनी जल्दी थोड़ी ना गायब होगा। खैर इसके बाद ये पावर रेंजर्स यहाँ पे स्टील बीटल के बारे में बात करते हैं कि यार वो काफी टाइम से नहीं दिखाई दिया, उसकी अकेडमी भी यहाँ पे आई है। ब्लैक आगे से कहता है कि मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि वो इतने समय हवाई में घूम रहा है बीच पे, वो भी पत्ते पहन के। खैर इसके बाद हम लोग निंजा अकेडमी को देखते हैं जो कि आगे से कहते हैं कि मारो पहले सोचो बाद में, जस्ट लाइक इंडियन ड्राइवर्स, ठोको पहले सोचो बाद में। खैर इन लोगों का प्लान यही था कि ये लोग सबसे पहले नीचे जाएंगे और मॉन्स्टर्स को पकड़ना शुरू करेंगे। लड़ाई दंगे में इनका कोई भरोसा नहीं है, लेकिन अगर कोई दो लाते खाने के लिए आता है तो मार दो, कोई बुरी बात नहीं है। विजार्ड अकेडमी का एक ही प्लान था कि मारो पहले पकड़ो बाद में, यानी कि ये सीधा हमला करने वाले थे। सुपर ह्यूमन इंस्टीट्यूट का भी यही मानना था कि तोड़ो पहले जोड़ो बाद में। और ये लोग एड्रेनलिन एड्रेनलिन क्या कहते हैं भाई उसे, जो भी वो साला उसे पुश कर देते हैं अपनी बॉडी के अंदर। फिर इसके बाद हम लोग सॉलो को देखते हैं जो कि आगे से कहती है कि मैं सामने वाला हिस्सा संभालूंगा, लैंडमिन बाएं वाला और जियाओ साइड वाला, और जो कोई भी यहाँ पे उंगली करने की कोशिश करेगा 2 हिस्सों में काट देना। ये दोनों आगे से कहते हैं ठीक है मैम। इसके बाद साउलू मैंग से कहती है कि जरा परमाणु बम तैयार करना, यानी कि आतिशबाजी। मैंग आगे से हैरान होकर कहती है सच में हम लोग यहाँ पे बच्चों को मार देंगे। साउलू आगे से कहती है कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हें यहाँ पे हो जिसने सक्सेसफुली आतिशबाजी का इस्तेमाल किया है, हम में से किसी ने अभी तक उसे सही से इस्तेमाल नहीं किया है। जैसा ही फाइट शुरू हो जाए उन्हें सीधा उड़ा देना, आईना देखना ता उड़ा देना। चंगू मंगू आगे से कहते हैं लेकिन मगर वो लोग मर भी सकते हैं, वो सर्वाइव भी कर पाएंगे। साउलू आगे से कहती है मास्टर ने क्या कहा था, या तो जिंदा बचोगे या तुम मर जाओगे। इसमें कमाल की बात यह है कि ऑथर साइड कैरेक्टर्स को भी टाइमलाइन देता है। हम लोग स्टूडेंट को देखते हैं जो कि आगे से कहते हैं कि साउलू तो बिल्कुल उन्हीं मॉडल्स की तरह बनती जा रही है, इनके बारे में मास्टर बात करते हैं। दूसरा वाला आगे से कहता है कि हीरो हीलर्स इतने समय काफी ज्यादा बिजी होने वाले हैं क्योंकि धूल से इंसान को बनाने में ज्यादा मेहनत लगेगी। खैर इसके बाद हम लोग रेफरीज को देखते हैं जो कि आगे से घंटी बजा के कहते हैं शुरू हो जाओ भाइयों। हम लोग निंजा अकेडमी वालों को देखते हैं जो कि सीधा नीचे छलांग लगा देते हैं जैसा कि प्लान किया था। ये दोनों भाई अपने हाथों में असला बारूद लेके खड़े थे कि कोई भी आएगा तो मुंह पे मार देंगे, लेकिन इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो लोग सीधा नीचे ही छलांग लगा देंगे। विजार्ड अकेडमी भी आके हैरान होकर कहती है कि ये क्या हुआ, साले ये तो हमेशा लड़ते थे, छलांग कैसे लगा दी नीचे। निंजा अकेडमी वाला नीचे कूदते हुए कहता है भाई और बहनों देखो साला मेरी झोली में 30 पॉइंट कैसे गिरते हैं। सुपर ह्यूमन वाले आगे से कहते हैं कि साला ये 30 पॉइंट के लिए जा रहा है, देखो मैं इसकी टांगे कैसे तोड़ता हूँ, जिसके बाद वो उसके पीछे जाने लगता है। तो सामने से निंजा आगे से कहता है तुम्हें लगता है कि तुम मुझे पकड़ भी पाओगे। जी हम लोगों को बताता है कि शुरुआत से ही सालों का प्लान नीचे कूदने का था, इसीलिए हम लोगों से दूर खड़े थे। और यहाँ पे कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है कि तुम लोग कितनी दूरी पे खड़े हो सकते हो आसमान से, जहाँ चाहे वहाँ खड़े रह जाओ, बस ऊंचाई बराबर होनी चाहिए। जिससे हमें पता चलता है कि इनकी बुद्धि बड़ी तेज है। जापानी जो है, जैसा कि निंजा ने कहा था सुपर ह्यूमन उसे पकड़ नहीं पा रहा था। और हम रिपोर्टर को देखते हैं जो कि आगे से चीखते हुए कहता है कि आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे कितना मजेदार चीज चल रहा है, द चेस सीन। निंजा अकेडमी वालों ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और दूर खड़े रह के सीधा नीचे छलांग लगा दी 30 पॉइंट के लिए। और कुछ जाने माने लोग उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी झोली में कुछ भी नहीं आएगा। शायद से कंपटीशन यही कहता है। हम लोग जनता को देखते हैं जहाँ पे उत्साह की लहर दौड़ जाती है और सभी आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं चलो। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सुपर ह्यूमन यहाँ पे निंजा को पकड़ने ही वाला था, और वो जैसे उसे पकड़ने वाला था तो निंजा आगे से कहता है चेन कुली की मेन कुली अब्दुल द बम, और वो सुपर ह्यूमन की तरफ सुतली बम फेंक के मारता है जिससे वहाँ पे तगड़ा धमाका होता है। और ये जो सुतली बम था ये प्रसाद की तरह हर किसी को मिला था, विजार्ड अकेडमी से लेके अपनी अकेडमी तक को भी, और वहाँ पे भी धमाके होते हैं। और ये आगे से हंसते हुए कहता है बड़े आए थे मुझसे पंगा लेने वाले, अब साला तुम मुझे खून के आंसू रोगे। हम लोग सुपर ह्यूमन अकेडमी वाले को देखते हैं और इसके अंदर गुस्सा एकदम कूट कूट के भरा था। ये आगे से कहता है अगर ये मेरी पकड़ में आ गया तो मैं इसकी गुद्दी तोड़ दूंगा। रिपोर्टर आगे से कहता है कि सुपर ह्यूमन इंस्टीट्यूट का लड़का कुछ ज्यादा ही गुस्से में है। जिया और लैन को भी यहाँ पे 30 पॉइंट की चिंता हो रही थी, लेकिन साउलो उनसे कहती है कि अपनी अपनी पोजीशन पे वापस जाओ, और वो मेंग से कहती है कि जल्दी से आतिशबाजी की तैयारी करो। ये लोग पूछते हैं कि उन्हें यहाँ पे सिटी से पहले ही 30 पॉइंट मिल जाएंगे, लेकिन साउलो आगे से कहती है कि वो लोग नहीं पहुंच पाएंगे। हम लोग निंजा अकेडमी वाले को देखते हैं और ये खुश, ये सोच ही रहा था कि जमीन इसकी मुट्ठी में आ रही है और इसे चूमने वाला है, और जैसे ही ये जमीन को चूमेगा तो पूरा गेम इनकी मुट्ठी में आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग विजार्ड अकेडमी वाले को देखते हैं, और तुम्हें क्या लगता है कि ये लोग कैसे वेपन निकालेंगे? डंडी निकालेंगे, झाड़ू निकालेंगे, हाथों से जादू टोना करेंगे, लेकिन नहीं, ये निकालते हैं असला बारूद दी बजूका। और तुम लोग जानते हो ये लोग इसे क्या बुलाते हैं? ये बुलाते हैं इसे दी फिजिकल मैजिक, और इस पूरे पेज में सिगार जान डाल देती है। फिर इसके बाद यहाँ पे मैजिक टीम लीडर आगे से निशाना साधती है और बजूका लॉन्च कर देती है। हम लोग एक सेकंड के लिए निंजा गाय को देखते हैं जो खुश था कि धरती माई से चुमने ही वाली है, लेकिन अगले ही पल धमाका होता है और भाई साहब हवा में ही गायब हो जाते हैं। सभी लोगों का रिएक्शन बिल्कुल ऐसा ही, तो फक अभी क्या हुआ यहाँ पे।
हम लोग जियाओ और लैनबिन को देखते हैं और इनकी चीख निकल जाती है। ये आगे से कहते हैं ये कैसा मैजिक था भाई। सालों लोगों से कहती है कि जैसा कि मैंने कहा था कि ध्यान रखो ये एकेडमी जैसी दिखती है वैसी है नहीं। इसके बाद हम लोग निंजा गाय को देखते हैं और उसका सिर्फ जूता ही जमीन पे पहुंच जाता है और जूतों को पॉइंट नहीं मिलते हैं। यू हैव टू टच द ग्राउंड। हम लोग मैजिक गर्ल के लीडर को देखते हैं जो कि आगे से कहती है ज्यादा उड़ो नहीं, मैंने तुम्हारे जूता ही बक्सा है। दिस इज द रैम्बो स्टाइल मैजिक। जिसके बाद हम लोग विजार्ड गर्ल्स को देखते हैं जो कि आगे से डंडा नहीं सीधा असला बारूद बाहर निकाल लेती है। रिपोर्टर आगे से हैरान होते हुए कहता है द सिस्टर गन्स आउट। रिपोर्टर आगे से चीखते हुए कहता है कि विजार्ड एकेडमी ने यहाँ पे अपने पढ़ाने के तरीकों को बदल लिया है। उन्होंने डंडे छोड़ के यहाँ पे मशीन गन देना शुरू कर दिया है, रॉकेट लॉन्चर से लेके मशीन गन तक, और सबसे फेवरेट दी AK-47। पता नहीं ये कंपटीशन क्या मोड़ लेगा लेकिन मजा बड़ा आ रहा है। अब मैं यहाँ पे एक जोक मारना चाहूंगा इनकी गन्स वाली फाइट को देख के कि ये मैजिक नहीं फिजिकल मैजिक इस्तेमाल करती हैं। मुझे नहीं पता इनका कॉलेज कहाँ पे और उन्हें किसने पढ़ाया है, लेकिन स्कॉलरशिप और फंडिंग यूएसए ने ही दी है क्योंकि उन्हें असला बारूद से कुछ ज्यादा ही प्यार है, यूएसए वर्जन ऑफ हॉगवर्ट्स। इसके बाद हम लोग मैजिक एकेडमी के लीडर को देखते हैं और ये दोनों हाथों में निकाल लेती है असला बारूद दी बजूका और आगे से कहती है अभी तो पार्टी शुरू हुई है, हम इन्हें दिखा देंगे कि फिजिकल मैजिक होता क्या है। जी हाँ, आगे से कहता है ये बौखला चुकी है सारी की सारी, ये लाशें बिछा देंगी यहाँ पे। लैनबिन आगे से कहता है कि सालों ने सही कहा था, हमें इन सबसे निपटने के लिए इन्हें मारने के इरादे से ही हमला करना पड़ेगा, नहीं ऐसे तो हम नहीं बचने वाले। खैर इसके बाद हम लोग निंजा एकेडमी के लीडर को देखते हैं जो कि जिंदा बच चुका था। वो कुछ हीलर्स उसे हील कर रहे थे। सामने वाला बंदा पूछता है लीडर जिंदा बचेंगे, तो वो उसी पल जाग उठता है ये कहते हुए कि साला मेरा ध्यान का भटक दिया, उन लोगों ने सीधा बजूका ही मेरे ऊपर दे मारी। साथ में लीडर हमें ये भी बताता है कि उनके जो गन्स हैं वो कोई नॉर्मल गन्स नहीं है, दे आर इनचैंट विद द मैजिक, यानी कि उन पर जादू लगा हुआ है, जिसको मैं ऑटो एम कहना ज्यादा पसंद करूंगा। इसके बाद ये सामने देखते हैं तो सामने हो रहा था मौत का खेल, क्योंकि सामने की तरफ चल रहे थे धमाके धड़ाम धुड़ूम। लीडर आगे से कहता है कि ये जादू की जगह पे मिसाइलें इस्तेमाल कर रहे हैं, बजूका मार रहे हैं, ये इन्हें मेज भी कहना चाहिए। हम लोग मैजिक गर्ल के लीडर को देखते हैं और ये आगे से बौखलाते हुए हंस रहे थे और अंधाधुन गोलियां बरसाई जा रही थी। बेचारे सुपर ह्यूमन एकेडमी वाले भागते हुए कहते हैं कि ये साले गोलियां बरसाते जा रहे हैं, भागने तक का मौका नहीं दे रहे हमें। इधर हम लोग एक बंदे को देखते हैं जो कि लीडर से कहता है कि मैंने अभी तक यहाँ पे किसी भी इमॉर्टल हाई स्कूल वाले को नहीं देखा कि वो कुछ कर रहे हो। लीडर आगे से कहता है कि वो तो बच्चे हैं, बच्चे सबसे नीचे रैंक वाले, वो यहाँ पे कुछ भी नहीं उखाड़ पाएंगे। इधर हम लोग इनके लीडर को देखते हैं जो कि आगे से कहता है कि बात अब ईगो पे आ गई है, बेइज्जती हुए उसे बिल्कुल भी सहा नहीं जा सकता पूरी दुनिया के सामने। और ये आगे से चिल्लाते हुए कहता है 30 पॉइंट गए तेल लेने, अब मैं यहाँ पे सबसे पहले इनको मारूंगा जिसके बाद 30 पॉइंट लूंगा। इसके बाद ये सभी मेज एकेडमी के ऊपर धावा बोल देते हैं अपनी चीलों के ऊपर। तुम लोगों को मजा आ रहा हो या ना आ रहा हो, लेकिन रिपोर्टर को पूरा मजा आ रहा है। वो आगे से कहता है कि सब कुछ यहाँ पे जंगली होता जा रहा है, मॉन्स्टर को पकड़ने वाला खेल अब यहाँ पे मौत का खेल बन चुका है, कुछ भी हो यार मजा आ रहा है बस। और रिपोर्टर बस यही देखना चाहता है कि कौन एकेडमी इस मौत के खेल से जिंदा वापस आती है। इधर हम लोग जनता को देखते हैं और इनके अंदर भी उत्साह की लहर, ये सभी बौखलाए जा रहे हैं ये कहते हुए कि बड़ा मजा आ रहा है। इसके बाद हम लोग कुछ जुआरियों को देखते हैं जो कि अपनी शर्त लगाते हैं। ये सबसे लास्ट वाला जिसने अंदर टी शर्ट पहनी है वो आगे से कहता है कि मेरा शर्त यहाँ पे निंजा एकेडमी के ऊपर लगेगा। इसके बाद लोग यहाँ पे बाकी एकेडमीज के ऊपर बात करते हैं और आगे से यही कहते हैं कि यहाँ पे सुपर ह्यूमन इंस्टीट्यूट यहाँ पे पिछले मैच का विजेता था। वहीं पे ये हुडी वाला बंदा आगे से कहता है कि यार मैंने इमॉर्टल कल्टीवेशन वालों को नहीं देखा, ये कहाँ पे हैं, कुछ तो जलवा दिखाओ यार। इसके बाद हम लोग मैंग को देखते हैं, इसने पूरी तैयारी कर ली थी, वो हवा में उड़ने लगी थी। जनता आगे से कहती है कि अब देखो इमॉर्टल कल्टीवेशन वाले यहाँ पे कुछ करने वाले हैं। रिपोर्टर आगे से कहता है कि माहौल में कुछ तो धूल बदली है, लेकिन पता नहीं कि क्या हो रहा है, कहीं इन लोगों ने पहले ही तो गिव अप नहीं कर दिया। इधर जियो मैंग से पूछता है कि सब कुछ रेडी हो गया क्या। मैंग आगे से कहती है कि मैं तुम लोगों को यहाँ पे की ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का एडवांस वर्जन दिखाती हूँ। इसके बाद वो आगे से उसी टेक्निक का इस्तेमाल करती है जो यहाँ पे सॉर्ड किंग इमॉर्टल ने की थी और वो आगे से बना लेती है वहाँ पे विस्फोटक परमाणु बम। इसको देख के जियाओ और लैनबिन की चीख निकल जाती है और आगे से कहते हैं ओ माय गॉड। मैंग उन लोगों को बताती है कि पूरा फोकस लगाने के बाद में मैंने यहाँ पे हेवंस की को ड्रैगन के अंदर बदल दिया है। जियाओ और लैनबिन आगे से एक साथ कहते हैं ये टेक्निक हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे नॉर्मल तरीके से जाने चली जाएंगी लाखों अरबों की। लेकिन सालों उन लोगों से कहती है कि यहाँ पे सिर्फ मौज काटने के लिए आए हो क्या, अगर हम लोग यहाँ पे इस टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर हमारे यहाँ पे आने का कोई फायदा नहीं हुआ, हमने जो सीखा है उसे हमें यहाँ पे दिखाना ही पड़ेगा। मैंग आगे से कहते हैं कि उसने यहाँ पे जो ये स्किल बनाई है वो स्पिरिट किंग के मुकाबले में क्वालिटी के बराबर तो नहीं है, लेकिन इतना काफी है पूरी दुनिया को खत्म करने के लिए विद द एकेडमी गाइस। हम लोग रिपोर्टर और ऑडियंस का चेहरा देखते हैं और उनका चेहरा बता रहा है कि वो अब रहना नहीं चाहते यहाँ पे, क्योंकि इस बड़े से गोले को देख के किसी की भी फट सकती है। वह रिपोर्टर आगे से कहता है कि ये गोला कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, पुरानी यादें क्यों नहीं आ रही। अच्छा वो तो मैंने मिटवा दी थी दोबारा जीवन शुरू करने के लिए। हम लोग मेकाई को देखते हैं जो कि
कि रिपोर्टर से कहता है मुझे पैसे नहीं चाहिए मालिक, मुझे जीना है, मेरे 2 बच्चे हैं, बीवी है, मुझे जाने दो यहाँ से। रिपोर्टर आगे से कहती है ना 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 ना, इस प्रोफेशन में आने के बाद या तो तुम्हारे सिर्फ चीखें निकलेंगी या फिर लाश। भागने का कोई इरादा नहीं है यहाँ से। इधर ये दोनों भी आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये तो वही अटैक है जो उस बड़े इंसान ने इस्तेमाल की थी, मौत के करीब जा रहे हैं हम लोग। एस्ट्रोमैन को इस बारे में कोई भी पता नहीं, इसलिए वो हैरान ही रहता है। ब्लैक रेंजर आगे से कहता है कि ये कोई स्कूल फाइट नहीं, ये कत्लेआम है यहाँ पे। हम लोग यान को देखते हैं जो कि आगे से कहता है ये बड़ी तेज सीखती है यार, फास्ट लर्नर है ये। साइड से लाइन की यान से कहती खड़े खड़े देख क्या रहे हो, रोको उसे, साले पूरे सिटी डिस्ट्रॉय कर दोगे तुम लोग। इधर हम लोग देखते हैं तो मौत का खेल अभी भी नहीं रुक रहा, ये भाई बजे हुए लगाए जा रहे हैं माइस फील्डिंग, जिसको देख रहे हैं उसके ऊपर मिसाइल दाग रहे हैं, जिसको देख रहे हैं उसके ऊपर गोली छोड़े दे रहे हैं। ये इन लोगों की लीडर आगे से हंसते हुए कहती है देखा तुम लोगों ने कितनी ज्यादा स्मार्ट और बेस्ट हूं मैं, कोई भी मुझसे जीत नहीं सकता यहाँ पे। हम लोग सुपर ह्यूमन अकेडमी को देखते हैं और उनका लीडर आगे से कहता है कोई तरीका पता लगाओ यार इनके करीब जाने का, कब तक भागते फिरेंगे हम लोग, कभी तो हमारे जेट्स खत्म होंगे। लेकिन उस टाइम पे उसके चेलों को यहाँ पे थर्मल एनर्जी डिटेक्ट होती है और वो साइड में उस बड़े से पटाखे की तरफ इशारा करते हुए कहता है लीडर ये देखिए। तो लीडर जैसे ही उस पटाखे की तरफ देखता है तो इसे पता था कि ये क्या चीज है और ये आगे से चीखते हुए कहता है फक दिस, आई एम आउट, आई एम आउट, मुझे नहीं खेलना ये, मैं जा रहा हूँ, टाटा। सुपर ह्यूमन अकेडमी लीडर ये देख के यही कह रहा होगा We're flying to Philadelphia! Oh, hell no! That's hell no! Whoa! इसको देख के तो गोजो भी कहेगा ना आई एम आउट। मैं अपने मन के अंदर सोचती है चलो कंजो ने नोटिस तो किया, उन्हें पता भी तो चलेगा ना कि हम लोग यहाँ पे दही बल्ला नहीं बेचने आए हैं। फिर ये दोनों भाई एक दूसरे को लड़ने ही वाले थे, घूसा घूसा मारने वाले थे कि उससे पहले ही इन लोगों को किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। इसके बाद ये लोग भी उस बड़े से पटाखे की तरफ देखते हैं और ये पटाखा कुछ ज्यादा ही बड़ा था, जिसको देख के ये दोनों चिल्लाते हुए कहते हैं माई रे हमारे तो लगे। निंजा लीडर आगे से कहता है कि हम तो साला भूल ही गए थे भांग पी के कि इन लोगों के पास ये वाली ट्रिक भी है, इसीलिए ये साला इतनी देर तक चुप के बैठे हुए थे। साइड से सुपर ह्यूमन इंस्टीट्यूट का चेला आगे से कहता है कि उनके पास अभी भी यहाँ पे काफी ज्यादा टाइम है, उन लोगों को 30 मिनट लेंगे पूरी तरीके से इसे रिलीज करने में। इसलिए ये तीनों अकेडमी एक साथ कहते हैं कि चलो सबसे पहले इमॉर्टल कल्टीवेशन स्कूल को तबाह करते हैं, नहीं तो ये हमें तबाह कर देंगे। इसके बाद अभी सोलो से स्क्वाड में आ जाते हैं और एक साथ इन लोगों की अकेडमी के ऊपर धावा बोल देते हैं। रिपोर्टर भी आगे से कहता है कि साला यहाँ पे तीनों अकेडमी ने एक जंग के अंदर ज्वाइन कर लिया है सिर्फ एक बंदे को हराने के लिए। अब भाई कहा भी नहीं जा सकता, इन लोगों ने ऐसा बम फोड़ा है कि हर किसी की फटके 4 हो चुकी है। और वो सभी लोगों से कहता है जो भी लोग इस न्यूज को देख रहे हैं शायद से आपको वीर गद्दी प्राप्त हो सकती है और इन बेवकूफ स्टूडेंट का कोई अंदाजा नहीं कि ये कब कौन सा बम फोड़ दे, इसीलिए कुर्सी दबा के बैठे। निंजा यहाँ पे लीडर की तरह काम कर रहा था। वो सुपर ह्यूमन अकेडमी से कहता है कि तुम लोग सामने से हमला करो, मैं बगल से करूंगा और असला बारूद वाले दाएं से हमला करें और इस तरीके से हम उन्हें एक झटके के अंदर हरा सकते हैं, क्योंकि उन्हें अभी भी यहाँ पे टाइम चाहिए उस अटैक को लॉन्च करने के लिए। स्पेस सभी लोग कहना मानते हैं क्योंकि बड़ी मुसीबत को सबसे पहले हटाया जाता है। वहीं पे साउलू मैंग से पूछती है कि टाइम लगेगा क्या, तो मैंग आगे से कहती है कि हाँ टाइम लगेगा। तो साउलू आगे से कहती है सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ दो, हम देखते हैं कि क्या करना है। रिपोर्टर आगे से कहता है कि यहाँ पे कल्टीवेशन स्कूल फाइट करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन सिचुएशन उनके फेवर में बिल्कुल भी नहीं लग रही है। उन्हें यहाँ पे 3 अकेडमीज के साथ एक साथ निपटना है और साथ ही में उन लोगों को यहाँ पे अपने क्लास रैप को प्रोटेक्ट भी करना है जो अटैक की तैयारी कर रही है। हम लोग जिहाओ को देखते हैं जो कि तलवार निकाल लेता है। ये कहते हैं कि अब समय आ चुका है हीरे के चमकने का, जौहरी ने जो तराशा है वो साइन तो दिखानी ही पड़ेगी। लैनमिन आगे से कहता है कि तुम निंजा को संभालो, मैं इन चुड़ैलों को संभालता हूँ। और वो आगे से तलवार निकालते हुए कहता है कि 2 सालों तक मास्टर की बनाए हुए दाल चावल और आलू भुजिया खाई है, अब उसका दांड चुकाने का समय आ चुका है, होल्ड बैक नहीं करने वाला मैं बिल्कुल भी। हम लोग निंजा लीडर को देखते हैं जो कि अपनी चील से आगे बढ़ रहा था, जिसके बाद वो चील से छलांग मार देता है। ये कहते हुए कि तुम हरामी हो, तुम लोगों ने तो हमें सीधा मारने की प्लानिंग ही कर ली थी, लाशें बिछा दी थी हमारे। और वो उनकी तरफ तेजी से बढ़ते हुए कहता है कि ये ना सोचना कि तुम लोग इस टेक्निक से खुद को बचा सकते हो और जीत सकते हो, हमारे सामने तुम अभी भी धूल बराबर ही हो, तुम इस छोटी सी एक ट्रिक के साथ हमारा क्या है उखाड़ लोगे। जिहाओ आगे से कूल बनते हुए कहता है इधर आ बेटा इधर आ, बताता हूँ हम क्या कर सकते हैं। इसके बाद निंजा लीडर आगे से अपनी तलवार बाहर निकालता है और आगे से हमला बोल देता है। जिहाओ आगे से बेसिक शॉट टेक्निक का यूज करते हुए निंजा लीडर के ऊपर एक स्लैश मारता है जो उसके गाल के ऊपर कट छोड़ते हुए दूर निकल जाता है। इसके बाद वो इसी तरीके से लगातार स्लैश मारते रहता है और निंजा लीडर उन्हें डॉज करते रहता है। और उन सभी अटैक्स को डॉज करने के बाद वो जिहाओ से कहता है कैसी स्किल है भाई, कहाँ से सीखी है, साला मेरी आंखें बाहर आ जा रही हैं। उसी टाइम पे जिहाओ तेजी के साथ आगे बढ़ता है जो निंजा लीडर के ऊपर स्लैश मारते हुए पार निकल जाता है और साथ ही में उसके सूट को भी काट देता है। इससे तो ये निंजा लीडर भी हैरान होता है, जिसके बाद ये भी जिहाओ के ऊपर हमला करते हुए कहता है कि मुझे हल्के में ना लो। जिहाओ आगे से कहता है मैं ले ही कहा रहा हूँ, जिसके बाद ये दोनों ही आपस में लड़ने लगते हैं, वो भी फुल स्पीड के साथ में। सभी लोग ये फाइट देखते हुए आगे से कहते हैं कि हमने पिछले साल देखा था कि जिहाओ एक भी हिट निंजा लीडर के ऊपर नहीं डाल पा रहा था, लेकिन इस बार वो उसे बराबर की टक्कर दे रहा है। खैर अब निंजा लीडर की कुछ ज्यादा ही फट गई थी, इसलिए वो अपनी चील के ऊपर वापस आ जाता है। जिहाओ
जिहाओ से ये कहते हुए कि मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया, तुमने पिछले साल से कुछ ज्यादा ही इम्प्रूव कर लिया है। जिसपे जिहाओ आगे से हमला करते हुए कहता है कि मैंने सही से ट्रेनिंग नहीं की, इसलिए तुम्हें एक झटके में हरा नहीं पा रहा हूँ। इसके बाद वो दोनों एक साथ दोबारा आगे बढ़ते हैं एक दूसरे से भिड़ने के लिए, जिसके बाद हम लोग लैंडमिन और हथियार वाली लड़कियों को देखते हैं जो आपस में लड़ाई कर रहे थे और ये बजूका लैंडमिन के ऊपर फायर करे जा रहे थे। लेकिन लैंडमिन आगे से इनविजिबल ब्लेड का यूज करते हुए लगातार उन सभी बजूकास को डिस्ट्रॉय करे दे रहा था। ये सभी लड़की आगे से कहती हैं कि ये कैसे मूव है भाई, हमने ये कभी देखा ही नहीं, कितनी भी गोलियां बजूका मारो ये हर किसी को काउंटर ही करे ले रहा है। इसके बाद वो लोग अपने लीडर से पूछते हैं कि हम लोग क्या करें। इस पे इन लोगों की लीडर आगे से कहती है कि चिंता ना करो, मैं इसे संभालती हूँ, देखती हूँ कि हम लोग क्या कर सकते हैं, तुम लोग जाके उस बड़े वाले धमाके को रोको, नहीं ये हमारी बुंडी फोड़ देंगे। ये लोग उस बड़े वाले धमाके को रोकने के लिए निकल जाते हैं। वहीं पे निंजा लीडर भी अपने लोगों से कहता है कि तुम लोग भी जाके मदद करो। इसके बाद वो सुपर ह्यूमन स्क्वाड से कहता है यार तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो, यहाँ पे ही बैठे हुए हो। इस पे सुपर ह्यूमन स्क्वाड का लीडर आगे से कहता है मुझे लग रहा था कि यहाँ पे ट्रैप्स हो सकते हैं। निंजा लीडर आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि वो बड़ा सा बम हमारी खोपड़ी के ऊपर लटका हुआ है, तुम्हें अभी भी लगता है कि ये हमारे ऊपर ट्रैप से हमला करेंगे। इसके बाद निंजा लीडर आगे से कहता है कि हम लोगों ने यहाँ पे जिहाओ और लैंडमिन को अपने तरफ फंसा रखा है, इसलिए तुम आगे बढ़ के उनके ऊपर डायरेक्ट हमला कर सकते हो सामने से। और जानते हो ये लोग किससे भिड़ने के लिए जा रहे थे? क्लास के सबसे होनहार स्टूडेंट साउलू से। जी उन लोगों से कहता है मौत से टक्कर लेने जा रहे हो, संभल के जाना। निंजा लीडर आगे से पूछता है इसका क्या मतलब है? तो जिहाओ अपने मन के अंदर सोचता है कि साउलू उन सभी लोगों से काफी ज्यादा आगे है, उसके कल्टीवेशन उन सभी से बहुत ज्यादा ऊपर है। हम देखते हैं कि ये तीनों ग्रुप अपनी मौत से टक्कर लेने के लिए जा रहे थे। ये कहते हैं कि सामने की तरफ हमला बोलो। वे पे जिहाओ साउलू से कहता है कि यार ये आ रहे हैं, इन्हें तुम अच्छे से खाना पीना खिलाना और इन्हें दिखा दो कि हाफ स्टेप फाउंडेशन डेटी रियलम की ताकत क्या होती है। हम लोग देखते हैं कि ये मौत से टक्कर लेने के लिए आगे बढ़े थे। रिपोर्टर आगे से कहता है कि तीनों अकेडमी एक साथ यहाँ पे कल्टीवेशन स्कूल के ऊपर हमला बोलने के लिए जा रहे हैं, शायद से वो मुसीबत में पड़ सकते हैं। लेकिन हम लोग साउलू को देखते हैं जो पूरी तैयारी करके बैठी थी और वो जैसे अपनी एनर्जी को अनलिश करती है तो फिर निंजा लीडर को महसूस हो जाता है कि दाल में कुछ तो काला उनके लगने वाले हैं, इसलिए वो उन सभी से वापस आने को कहता है। लेकिन तब तक देरी हो जाती है क्योंकि साउलू आगे से शॉर्ट किलिंग अरे फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देती है, जिससे उन सभी के चारों ओर और ऊपर से भी एक अरे फॉर्मेशन बनती है जिसके अंदर से लगातार शॉर्ट्स नीचे पानी की तरफ बहती जा रही थी। ये सभी शॉर्ट्स इनके अंदर जा घुसती हैं और ये लोग पूरी तरीके से घायल हो जाते हैं। और साउलू उन लोगों से कहते हैं कि मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, अगर टुकड़ों में बरसना नहीं चाहते हो तो तुरंत वापस लौट जाओ। रिपोर्टर आगे से कहता है टुकड़ों में बरसना, और ये बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। हम लोग पावर रेंजर्स को भी देखते हैं और वो आगे से कहते हैं ये कैसी पावर है भाई, बेचारे हमारे स्टूडेंट को यहाँ पे बलि का बकरा समझ के काट रहे हैं। और धीरे धीरे जाके एस्ट्रोमैन को भी समझ में आ रहा था कि इमॉर्टल कल्टीवेशन स्कूल कोई हलवा नहीं है। इसके बाद हम लोग ऑडियंस को भी देखते हैं जो इसी बारे में बात कर रहे थे कि साला ये लोग कितने स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, एक साथ तीनों को निपटा दिया। इसके बाद लोग ये भी बात करते हैं कि यहाँ पे ऐसा भी कहा जाता है कि तुम लोग कल्टीवेशन सुपर पावर्स को सीख भी सकते हो क्योंकि उनका टीचर उन्हें ये सब कुछ सिखा रहा है। साथ में कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि मेरे रिश्तेदार के बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं, साले वो उनसे हजारों लाखों पन्ने लिखवाते हैं जैसे कि इंडिया के स्कूल लिखवा रहे हो। और इन्हीं के बीच हम लोग सेंटा को देखते हैं। सेंटा मेरा गिफ्ट कहाँ है भाई, पिछले क्रिसमस का आरसी कार मांगी थी। तो जिसके दूसरे पैनल में हम लोग चेंसो मैन और एलियन को देखते हैं। एलियन तो एलोन मस्क के रिश्तेदार हैं, घूमने आए हैं यहाँ पे, मस्त गलत टाइम पे आ गए हैं। और चेंसो मैन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो भाई, तुमने माँ के संतरे छुए अभी तक नहीं ना, जा छू के आओ। खैर इसके बाद हम लोग यहाँ पे सुपर ह्यूमन इंस्टीट्यूट के स्क्वाड लीडर को देखते हैं जो कि आगे से गुस्सा होते जा रहा था और वो आगे से कहता है एक के बाद करके ये हमें मजा ही चखाए जा रहे हैं, साला हमारे रेपुटेशन के यहाँ पे धज्जे उड़ा दिए हैं इन लोगों ने। वहीं पे मैं ऑडियंस से पता चलता है कि जो सुपर ह्यूमन स्क्वाड लीडर है वो जितना ज्यादा गुस्सा होता जाता है वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाता है। उसने पिछले कॉन्टेस्ट के दौरान कई सारे लोगों को इसी तरीके से हरा दिया था। इसके बाद हम लोग सुपर ह्यूमन स्क्वाड लीडर को देखते हैं जो कि आगे से गुस्सा होता है तो इसकी पावर बढ़ती है, जिसके बाद ये उन सभी शॉट्स को तोड़ते हुए साउलू के ऊपर सीधा हमला करने को आगे बढ़ता है। जिहाओ भी साउलू से यही कहता है कि वो जितना ज्यादा बौखलाते जाएगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाएगा, तो संभल के रहना। साउलू आगे से कहते हैं मुझे पता है। इसके बाद वो आगे से स्टैबिंग अरे फॉर्मेशन का यूज करती है। इसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि आसमान से एक बहुत बड़ी शॉट सीधा जाके सुपर ह्यूमन स्क्वाड लीडर के अंदर जा घुसती है, जिससे सभी लोग हक्का बक्का रह जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि सुपर ह्यूमन स्क्वाड लीडर उसे होल्ड बैक करने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद चैप्टर खत्म हो जाता है और चैप्टर की आखिर में हम लोग देखते हैं कि ऑथर खुद जाके यहाँ पे मैंग से पूछता है इतनी देर काहे लग रही है भैया, इतना बड़ा धमाका करने में हम लोग तरसते जा रहे हैं देखे के लिए। जिसपे मैंग आगे से बताती है कि उसने जब पिछली बार छोटी मोटी आतिशबाजी की थी तो फिर ग्रीन टोटोटा जिंदा बच गया था क्योंकि उसका सर बच गया था, इसीलिए वो यहाँ पे और बड़ी आतिशबाजी करना चाहती है ताकि सभी लोग यहाँ पे मारे जाएं सर और बॉडी के साथ मिलके। बोले तो फुल्ली मास्कर ये सिटी उड़ा देंगे। हम लोग स्क्वाड लीडर को देखते हैं और ये भी जोर लगाया जा रहा है, भाई इतना लगाओ नहीं पैंट गीली हो जाएगी। लेकिन साउलू को कोई फर्क नहीं पड़ता था और वो और ज्यादा जोर लगाती है शॉट के ऊपर, जैसे यहाँ पे स्क्वाड लीडर की आंखें बाहर आ जाती हैं और आगे से चीखने लगता है। ऑडियंस आगे से कहती है कि हमारा स्क्वाड लीडर जो कि बज़र्गर मोड में है,
इसके बावजूद साउलो उसे यहाँ पे रगड़े दे रही है, लेकिन स्क्वाड लीडर अभी भी नहीं रुकता, ये जोर लगाया जा रहा है। साउलो आगे से कहती है इतना जिद्दी तो मैं नहीं हूँ। हम लोग निंजा लीडर को देखते हैं जो कि आगे से विजार्ड स्क्वाड लीडर से पूछता है कि वो लोग थक गए ना। इस पर स्क्वाड लीडर आगे से चिल्लाते हुए कहती है ये लड़े जा रहे हैं, हमें भागना पड़ेगा यहाँ से। तो फिर निंजा लीडर आगे बढ़ते हुए कहता है कि मैं जाके उनकी मदद करता हूँ, वो दोनों बैटल में उलझे हुए हैं, तब तक मैं उस न्यू को यहाँ पे रोकता हूँ। लेकिन उसी टाइम पे जियाओ वहाँ पे आ जाता है जो उसके ऊपर हमला करके कहता है कहाँ जा रहे हो भाई, मुझसे लड़ाई कर रहे हो तुम। निंजा लीडर जियाओ से कहता है भाई जाने दे यार, तुम लोग यहाँ पे पूरी सिटी उड़ाने वाले हो, हमारे साथ तुम भी तो निपटोगे। जियाओ आगे से कहता है ये धमाका हम कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास बचने के भी तरीके हैं। इस पे निंजा लीडर आगे से कहता है अगर ऐसी बात है वो देखो पीछे यूएफओ। जियाओ आगे से कहता है कहाँ है यूएफओ, और ये बेवकूफ साला इस छोटी सी जाल के अंदर फंस जाता है। इसके बाद निंजा लीडर आगे से इन पर्सिंग आर्ट का इस्तेमाल करते हुए जियाओ को स्पेस के अंदर कैद कर देता है और आगे से हंसते हुए कहता है कितना बेवकूफ है साला, इतनी ओल्ड फैशन ट्रिक के अंदर भी फंस गया। लेकिन ये ट्रैपिंग स्किल ज्यादा देर तक इसे रोक नहीं पाएगी, हमें जल्दी से यहाँ पे उस न्यूक को रोकना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग धमाके में उड़ जाएंगे। जियाओ आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि मैं इतना बेवकूफ नहीं हो सकता यार, डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा। हम लोग साउलो को देखते हैं और उसे पता था कि ये साले किसी लायक नहीं है, लेकिन अब वो यहाँ पे सुपर ह्यूमन इंस्टीट्यूट के स्क्वाड लीडर को ज्यादा देर तक रोक नहीं सकते क्योंकि वो लगातार स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। अगर ये निंजा वाले हमला बोल देते हैं तो फिर सभी को एक साथ मैनेज करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और ऊपर से एनर्जी यहाँ पे खत्म होती जा रही है साउलो की। हम लोग इन दरिंदों को देखते हैं जो कि आगे से हमला करते हुए कहते हैं कि चलो रे, जब तक वो साला बेवकूफ यहाँ पे गुस्सा रहता है तब तक हम लोग आसानी के साथ ये जीत सकते हैं। इसके बाद तेजी से आगे बढ़ते हैं। ये जैसे ही अरे फॉर्मेशन के अंदर एंटर होते हैं तो साउलो आगे से इन लोगों के ऊपर भी शॉर्ट से अटैक करती है, जिस पे लीडर की फटी वो आगे से कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि ये यहाँ पे हमला भी कर पाएगी, मुझे तो लगा कि ये उंगली भी नहीं हिला पाएगी। साउलो इनसे साफ कहती है कि मैंने बख्श दिया है, ये मेरी दया समझो, अब भाग जाओ यहाँ से कि इससे पहले ही मैं 100 शॉट घुसा के तुम्हारे अंदर 200 छेद कर दूं। साथ में वो अपनी एनर्जी को इतना ज्यादा बढ़ा देती है कि निंजा लीडर कुछ समय के लिए घबरा सा जाता है, बल्कि साउलो ने ये बस एक बफ की तरह किया था, यानी कि इल्यूजन। वेंग को देखते हैं जो कि अब सक्सेसफुली यहाँ पे अपना धमाका करने के लिए रेडी हो रही थी। वह ये लोग आगे से कहते हैं राम राम सत्य है, अलविदा दोस्तों। वह पावर रेंजर्स भी आगे से कहते हैं कि जब हम लोग मेका के अंदर थे और जब उस बड़े आदमी ने यहाँ पे इस ड्रैगन का इस्तेमाल किया था तब ये छोटा दिख रहा था, ये वाला उससे बड़ा है या फिर हम लोग मेका के अंदर थे इसलिए ये छोटा लग रहा है। अब उसी टाइम पे हम निंजा लीडर को देखते हैं और उसे एक आइडिया आता है। इसके बाद वो अपने चेलों को यहाँ पे बुलाता है और उसे कहता है कि तुम्हारे पास अभी भी यहाँ पे वो इल्यूजन वाली स्किल है ना, ये साला अपना दिमाग एकदम पीस में रखते हैं इसलिए ये इतने ज्यादा पावरफुल है, तुम्हारे पास इल्यूजन टेक्निक है तो इनके दिमाग के साथ जरा खेल फदल करो। इस पे से वो बंदा आगे से कहता है कि हम लोग यहाँ पे जो इल्यूजन इस्तेमाल करते हैं वो कोई ऐरा गैरा इल्यूजन नहीं है, हम लोग यहाँ पे 3 तरीके से इल्यूजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तो है नशे, दूसरा है आई कॉन्टैक्ट और तीसरा है साउंड वेव्स यानी कि आवाज। और हम लोग इतनी दूर पे हैं कि ये तीनों ही वहां तक नहीं पहुंचेंगे, भले वो यहाँ पे अपना गला चीर के साउंड वेव पहुंचाने की कोशिश करे, लेकिन इसके बावजूद वो मेंग तक पहुंचेगा भी नहीं। इस पे निंजा लीडर उसके मुंह के ऊपर तमाचा मारता है और उसे कहता है कि ये लाउड स्पीकर इस्तेमाल करो, ऐसा ना सोचो कि हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं है। इस पे बंदा आगे से रोते हुए कहता है ठीक है, जिसके बाद वो लाउड स्पीकर उठाता है और उस पे चिल्ला के कहता है वह पे ये वाली आवाज जैसे ही मेंग के कानों में जाती है तो उसके ऊपर इल्यूजन का असर होता है और जब वो अपनी आंखें खोलती है तो वो अपने आप को यांग के साथ एक रूम में पाती है। दिस इज रूम इज ओयो, और तुम इतने होशियार हो कि यहाँ पे क्या होगा ये तुम्हें पता है। खैर इस इल्यूजन की वजह से मेंग की जो मानसिक स्थिति थी वो पूरी तरीके से हिल जाती है और वो नीचे गिर के कहती है कि वो इल्यूजन के अंदर फंस गई, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि यान यहाँ पे इतने सभी खूबसूरत लड़कियों में से उसे चुनेगा। खैर इसके बाद हम लोग निंजा लीडर को देखते हैं जो कि आगे से ग्रीन टोटोटाइज एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल करते हुए उनकी तरफ बम फेंकता है, बेसिकली ग्रेनेड, लेकिन साउलो उसे आसानी के साथ ब्लॉक कर लेती है। वहीं पे जियाओ भी खुद को आजाद कर लेता है। इससे इन लोगों की जो शिप थी वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है और सब कुछ यहाँ पे तहस महस हो जाता है। वहीं यहाँ पे साउलो से कहती है कि मुझे छोड़ो, जाके उस की ड्रैगन को संभालो नहीं तो बहुत बड़ा धमाका होगा। साउलो उसे कहती है कि मैं ऐसा नहीं करने वाली, तो मैं उसे बताती है कि यहाँ पे उसने सेकंड और फर्स्ट लेयर बना दी है, सेकंड लेयर भले ही गायब हो जाए लेकिन फर्स्ट लेयर नहीं गायब होगी, यानी धमाका तो होके ही रहेगा। साउलो अपने मन के अंदर सोचती है अगर ये स्पिरिचुअल पावर यहाँ पे कंट्रोल से बाहर चली जाती है फिर जो धमाका होगा उसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। हम लोग इन लोगों को देखते हैं और एक सेकंड के लिए इनके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है कि ये लोग जीत गए, लेकिन अगले ही पल इनकी नजर की ड्रैगन के ऊपर पड़ती है और इनकी दोबारा फट जाती है, ये कहते हुए कि ये हमें मार के ही छोड़ेंगे। हम लोग की ड्रैगन को देखते हैं जो आगे से भड़कते हुए जा रहा था और इसकी पावर बढ़ते ही जा रहे थे क्योंकि स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब जो कर रहा था। सभी लोग आगे से रोते हुए कहते हैं भाई और बहनों अलविदा, ये कल्टीवेशन वाली दुनिया बड़ी ही खतरनाक है, यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम लोग एस्ट्रोमैन को देखते हैं जो कि आगे से मदद करने के लिए आगे बढ़ता है।
वहीं पे यान हम लोगों को बताता है कि जियो पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्टेड था। वहीं पे लैंडमैन को फर्क नहीं पड़ता, उसे सिर्फ अपनी लड़ाई से लेना देना है और मैंग बहुत ही ज्यादा केयरलेस हो गई थी। सोलो ने काफी ज्यादा अच्छा किया, लेकिन उसने भी कई सारी गलतियां की हैं और यान को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये लोग जीतते हैं या हारते हैं। कल्टीवेशन की दुनिया काफी ज्यादा बड़ी है और ऐसी चीजें होती ही रहती हैं और इनसे उन्हें सबक ही मिलेगा और वो लोग और ज्यादा बेहतर होंगे। इसके बाद यान अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और वो एक झटके के अंदर ही उस पूरे ड्रैगन को वहां से गायब कर देता है। सभी लोग आगे से कहते हैं कि यहाँ पे तो धमाका होने वाला था, ये अचानक से गायब कैसे हो गया। यहाँ तक कि एस्ट्रोमैन भी हैरान होकर यान की तरफ देखता है कि ये हुआ क्या। विजार्ड एकेडमी आगे से कहती है इनका टीचर को ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है भाई, इसीलिए हमारी सिस्टर लाइन इतनी समय तक हॉस्पिटल में पड़ी हुई थी। इसके बाद हम लोग साउलू को देखते हैं जो कि मैंग को पकड़ लेती है और उससे पूछती है कि हम लोग इतने टाइम से यहाँ पे अपने माइंड को स्ट्रेंथन करते आ रहे हैं, तुम इतनी जल्दी डिस्ट्रैक्ट कैसे हो गई, तुमने क्या देखा वहाँ पे। जिसपे मैंग आगे से शर्माते हुए कहती है कि कुछ भी नहीं। खैर इसके बाद हम लोग निंजा एकेडमी को देखते हैं जो कि आगे से कहता है कि यहाँ पे इमोर्टल कल्टीवेशन स्कूल एलिमिनेट हो चुका है, इसलिए हमारे पास अभी भी मौका है कि हम लोग यहाँ पे जीत सकते हैं। विजार्ड एकेडमी भी आगे से कहती है कि बड़ा मुंह और छोटी बात कर देना फालतू की बकवास। सुपर ह्यूमन इंस्टीट्यूट भी आगे से कहता है कि चलो हम लोग दिखा देते हैं कि कितने स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगले ही पल हम लोग रिपोर्टर को देखते हैं जो आगे से चीखते हुए कहता है इमोर्टल कल्टीवेशन स्कूल सबसे पहले धरती को चूमा है, इसीलिए उन्हें मिलते हैं 30 पॉइंट। इन दिनों के ही पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और आगे से चीखते हुए कहते हैं कि ये पॉसिबल कैसे है। वहीं पे हम लोग इमोर्टल कल्टीवेशन स्कूल को देखते हैं और ये बड़े आराम से उतर रहे थे कि प्यार संभाल के नीचे ना गिर जाना। और हम लोग मैन ऑफ द मैच MVP को देखते हैं जो कि हमारे चंगू मंगू हैं और वो आगे से कहते हैं कि ये साले हमेशा लड़ने और मारने की बातें ही करते हैं, कभी भी बुद्धि से काम नहीं लेते, बेवकूफ साले। इसके बाद अगला सीन कुछ मिनट के बाद का होता है जहाँ पे जैसे ही लड़ाई वड़ाई शुरू हुई थी तो ये लोग अपनी छोटी छोटी बोट लेके खिसक लिए थे। इन्हें पता था कि ये जब भी लड़ेंगे तो छोटी मोटी चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देंगे और इन्हें बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए इन लोगों ने एक लॉन्ग टर्म रूट लिया और आराम से धरती पे लैंड हो गए बिना किसी की नजर में आए हुए। और ऊपर से ये दोनों बेइज्जती करते हुए कहते हैं कि साला तुम लोगों की एकेडमी हम लोगों को हमेशा ही नीचे समझती है, तुम बस लड़ाई के बारे में सोचते जा रहे थे और हम लोग यहाँ पे बाजी मार के बेवकूफ कहीं के। लीडर आगे से चिल्लाते हुए कह रहा इन दोनों की ऐसी की तैसी। साइड से बंदा कहता है कंट्रोल भाई कंट्रोल, हम लोग अभी भी यहाँ पे 7000 मीटर आसमान में ही नीचे गिरेंगे तो मुंह टूट जाएंगे। इसके बाद वो लोग पूछते हैं कि हम लोग अभी भी लड़ाई करेंगे, तो लीडर आगे से कहता है घंटा लड़ाई करेंगे यार, नीचे चल के मॉन्स्टर पकड़ते हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा हमें। वहीं पे ये चारों चंगू मंगू से काफी ज्यादा खुश थे और उनसे कहते हैं कि तुम ही दोनों हो हमारे स्कूल के मसीहा। यान भी अपने मन के अंदर सोचता है इनकी कल्टीवेशन भले ही बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है, लेकिन इसके बावजूद बुद्धि बड़ी तेज है इनकी। खैर इसके बाद बाकी एकेडमी वाले यही सोचते हैं कि 30 पॉइंट कोई बड़ी चीज नहीं है, अगर ये लोग यहाँ पे एक गॉड क्लास का मॉन्स्टर पकड़ लेते हैं तो इतना काफी होगा उन लोगों को हराने के लिए। अब यहाँ पे चारों एकेडमी नीचे उतर चुकी थी और मॉन्स्टर हंटिंग शुरू करने वाली थी, लेकिन इसी बीच हम लोग देखते हैं कि नॉर्थ साइड पे जहाँ पे अम्यूजमेंट पार्क है वहाँ पे स्टील बीटल और डोरा दी एक्सप्लोरर की छोटी बहनें आपस में भिड़ने वाले हैं। अब इसके बाद हम लोग अम्यूजमेंट पार्क को देखते हैं जहाँ पे धमाका हो रहा था, सभी लोग भागते हुए कहते हैं भागो रे मॉन्स्टर ने हमला कर दिया। इसके बाद हम लोग उन लड़कियों को देखते हैं और ये लोग जानते हो वो गेम नहीं होता है गोली मार के सॉफ्ट टॉयज जीतने वाला, लेकिन ये लड़कियां उसमें बार बार फेल होती जा रही थी, इसलिए छोटी वाली को गुस्सा आ जाता है और वो पूरी जगह डिस्ट्रॉय कर देती है सिर्फ 2 सॉफ्ट टॉयज के लिए। उसकी बड़ी बहन उसे कहती है शांत रहो यार, तुमने तो पूरा गेम ही खराब कर दिया, सिर्फ गेम ही था वो। लेकिन छोटी वाले आगे से कहती है मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं ये प्लेनेट डिस्ट्रॉय करना चाहती हूँ। हम लोग लोगों को देखते हैं जो कि भागते हुए कहते हैं कि यहाँ पे 2 मॉन्स्टर ने हमला कर दिया है और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसने एक हाथ घुमाया और यहाँ पे 10 मीटर तक की एरिया डिस्ट्रॉय हो गई। स्टील बीटल उन लोगों से पूछता है कि ये लोग डीमन किंग या फिर कोई जाने माने लोग हैं क्या जिनको हम लोग जानते हैं, तो वो आगे से बताते हैं कि ये कोई नई स्पीसीज है। इस पे स्टील बीटल काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इधर हम लोग इन दोनों को देखते हैं और उनके साथ कुछ गार्ड्स आए थे बस इन्फॉर्मेशन देने के लिए। ये लड़कियां उन लोगों से पूछती है कि ये हमें हल्के में क्यों ले रहे हैं भाई, हम तो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस पे ये दोनों मॉन्स्टर आगे से कहते हैं कि बात असल में ये है कि वो एक गॉड क्लास का हीरो है और सबसे ज्यादा डरावना भी। दूसरा वाला मॉन्स्टर आगे से कहता है कि वो टॉप 10 टेरिफाइंग गॉड क्लास हीरोज में से एक है जिसकी कैपेबिलिटी यहाँ पे इंसानियत के पार जा चुकी है। इस दुनिया के अंदर कई सारे हीरोज हैं, यहाँ तक कि 100 तो गॉड क्लास के ऊपर के हैं, लेकिन जो टॉप 10 गॉड क्लास के हीरोज हैं वो उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। टॉप 10 गॉड क्लास के जो हीरोज होते हैं उनके पास इतनी ज्यादा पावर होती है कि वो दुनिया को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उनके पास उनकी खुद की पावर्स होती हैं जो कि कुछ एक्टिव होती हैं और कुछ पैसिव, और वो उन्हें अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। वो लड़की आगे से कहती है कि ये वही स्किल है ना, टीयर्स ऑफ होप एंड द जस्टिस ऑफ लाइट। और वो मन के अंदर सोचते इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं कितनी बार इस स्किल के बारे में सोचूं, मुझे ये चोमू हुई लगती है। इस पे ये दोनों आगे से बताते हैं कि नहीं नहीं, वो स्किल का नाम तो हम लोगों ने दिया है जो इतनी देर तक मार खाते आ रहे थे, लेकिन उनके जो पैसिव स्किल होती हैं वो उनके कैरेक्टर के हिसाब से डिपेंड करती हैं। एग्जांपल के लिए कुछ हीरोज की जो पैसिव स्किल होती है उन्हें चालू करने के लिए टाइम लगता है और कुछ एक झटके के अंदर ही चालू हो जाती हैं। और उनका ये एक्टिवेशन मेथड यहाँ पे उनके इमोशंस होते हैं जैसे कि गुस्सा, मायूसी, फ्लैशबैक वगैरह वगैरह। इससे उन लोगों की स्ट्रेंथ पागलों की तरह बढ़ जाती है। हमने तो ये भी सुना है कि जो एस्ट्रोमैन है उसने यहाँ
यहाँ पे अपने पैसिव स्किल को एक्टिव स्किल के अंदर बदल दिया था। इसलिए ये दोनों अपने नए डीमन लॉर्ड से कहते हैं कि हम हाथ जोड़ते हैं कि उन्हें हल्के में ना लो, नहीं तो जो हम लोग बकरियों की तरह इधर उधर खुला घूम रहे हैं अगले दिन हम उनके कार्ड के अंदर बसेंगे। इस पे ये लड़की अपने मन के अंदर सोचती, इमोर्टल्स को छोड़ के मैं किसी से भी नहीं घबराती। अब इसी के बाद वहाँ पे स्टील बीटल आ जाता है और ये लोग उसकी तरफ मुड़ के देखते हैं। इन दोनों मॉन्स्टर की फटके हाथ में आ जाती है जैसे ही ये लोग स्टील बीटल को देखते हैं। ये आगे से कहते हैं कि ये यहाँ पे कैसे आ गए, हम लोग इतने ज्यादा अनलकी कैसे हो सकते हैं, अब तो खुला घूमना बंद और कार्ड के अंदर बस के रहेंगे। और वो अपने मन के अंदर सोचते हैं लेकिन ये स्टील बीटल इस तरीके के रिमोट एरिया के अंदर क्या कर रहा है, यानी कि खाली खाली सी जगह। हम लोग स्टील बीटल को देखते हैं जो कि इन दोनों लड़कियों को नई स्पीसीज समझ रहा था मॉन्स्टर्स की, और ये अपने मन के अंदर सोचता है कि ये पिछले 3 साल से इस जगह पे नंगा घूम रहा है, पत्तियों ने उसके औजार को छुपा के रखा है। अगर यहाँ पे इन लोगों को हरा देता है तो शायद से ये दोबारा टॉप 10 गॉड क्लास की लिस्ट में आ सकता है। और अब तक स्टील बीटल का आर्मर भी रिपेयर हो गया है। इसके बाद ये उन दोनों लड़कियों से कहता है कि तुम दोनों मास्टर हो ना, मैं तुम्हें मौका देना चाहता हूँ, अगर तुम मेरे पेट बन जाते हो तो फिर मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा, पैसों की कोई समस्या नहीं है। इस वाली लड़की का नाम एन है और दूसरी वाली का पता नहीं। एन आगे से कहती है, पेट, पैसे, ये क्या बातें कर रहा है, कौन इसका पेट बनना चाहेगा पैसों के बदले में। दूसरी वाली लड़की आगे से कहती है कि जिसने भी ये कहा है ना, अगर वो मुझे मिल गया तो उसके मैं 2-3 चट्टे मारूंगी और ऊपर से नंगा घुमाऊंगी उसे। हम लोग माचो मैन को देखते हैं जिस छींक आती है और वो कहता है कौन पीठ पीछे मेरी बात कर रहा है। खैर इसके बाद एन अपनी बड़ी बहन से कहती है कि तुम साइड में हटो, मैं इसका ख्याल रख लूंगी। इसके बाद ये स्टील बीटल से कहती है कि पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, मुझे हरा तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। स्टील बीटल आगे से कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर इसमें नेकी और पूछ पूछ क्या। इसके बाद वो आगे से अपना आर्मर निकालता है ये कहते हुए कि मैंने ये नया बनाया अपग्रेड करके, और वो ट्रांसफॉर्म होके एन के ऊपर हमला कर देता है। हम लोग इन दोनों मॉन्स्टर्स को देखते हैं जो कि आगे से टेंशन ले रहे थे, लेकिन अगले ही पल हम लोग एन को देखते हैं और वो बड़ी आसानी के साथ स्टील बीटल के पंच को ब्लॉक कर लेती है और वो एक भी बार हिट नहीं मारती, सिर्फ अटैक्स को ब्लॉक करते जाती है 2-3 घंटों तक। हम लोग उसकी बड़ी बहन को देखते हैं जो कि सोफे के ऊपर बैठ जाती है और उन दोनों से कहती है क्या देख रहे हो भाई, जल्दी से चाय बनाओ मेरे लिए। और वहीं पे वो दोनों अब आसमान में लड़ते ही रहते हैं। जिसके बाद अगला सीन 2 घंटे के बाद का होता है। हम लोग स्टील बीटल को देखते हैं जो सिर्फ मुंह की खाए जा रहा था, एक भी बार ये हिट लॉन्च नहीं कर पाया है एन के ऊपर। एन इसके मुंह के ऊपर लात दे मारती है तो ये सीधा जाके चट्टान में जा घुसता है। एन उसे कहती है कि तुम्हें तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था ना, क्योंकि तुम जितना लड़ते जाते हो उतना ताकतवर बनते जाते हो, लेकिन हमें तो आधा घंटा हो गया है, 1 घंटा होने वाला है, अभी तक तुम स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं हुए। स्टील बीटल आगे से कहता है अभी बताता हूँ। जिसके बाद वो आगे से प्लाज्मा फ्लेयर का इस्तेमाल करने ही वाला था कि उससे पहले ही एन पलक झपकते है उसके पीछे आती है और उससे कहती है तैयार हो उड़ने के लिए। इसके कुछ मिनटों के बाद हम लोग स्टील बीटल को देखते हैं जो कि घायल हालात में जमीन पे पड़ा हुआ था। स्टील बीटल अपने मन के अंदर यही सोचता है कि उसका आर्मर यहाँ पे अपग्रेड हो गया है जो कि यहाँ पे प्लाज्मा फ्लेयर को भी रिलीज करने की पावर देता है, लेकिन इसके बावजूद वो यहाँ पे एन को छू तक नहीं पा रहा है और एन भी उसे बस दया भरी नजरों से देख रही, कब तक लड़ेगा ये बेचारा, मर क्यों नहीं जाता, ऐसी नजरों से। अब इससे स्टील बीटल यहाँ पे अपने कर्मों को याद करने लगता है कि अगर वो इतना ही ज्यादा गैर गुजरा है तो फिर वो एकेडमी ल्यूमिन के लिए यहाँ पे बहुत बड़े पाप से कम नहीं है। वहीं पे एन अपने मन के अंदर सोचती है कि वो दोनों मॉन्स्टर मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे थे ना, अगर वो झूठ बोल रहे तो पक्का मैं उन्हें पका के खा जाऊंगी। लेकिन हम लोग स्टील बीटल को देखते हैं और इसके इमोशन जब इस पे हावी होते हैं तो ये दोबारा खड़ा हो जाता है ये कहते हुए कि मैं नहीं हारने वाला। इस पे एन एक्साइटेड हो जाते हैं ये कहते हुए कि मजा आ रहा है। ये दोनों मॉन्स्टर आगे से घबरा के कहते हैं कि जब भी यहाँ पे कोई लेजेंडरी फ्लैशबैक आता है तो कोई ना कोई किलर मूव बनता है जो हमें यहाँ पे मार गिराता है। स्टील बीटल को यहाँ पे जो फ्लैशबैक आता है वो यहाँ पे एशियंट हीरो का आता है, जहाँ पे एशियंट हीरो उसे कहता है कि बच्चे मेरा समय आ चुका है और अब फ्यूचर में तुम इस दुनिया को प्रोटेक्ट करोगे। जिसके बाद वो अपना जो मॉर्फ होता है यानी कि वही टूल जैसे ये लोग ट्रांसफॉर्म होते हैं, वो अपना मॉर्फ स्टील बीटल को देखे वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है, ये कहते हुए कि इसे रख लो और जब तक तुम हमेशा यहाँ पे अपने डिटर्मिनेशन को हाई रखोगे और कभी भी हार नहीं मानोगे तो फिर तुम्हें हमेशा यहाँ पे अनपैरेलल्ड पावर मिलती ही रहेगी। इससे स्टील बीटल काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वहीं पे ये दोनों आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं ये तो साला वही एशियंट हीरो है जिसने यहाँ पे एशियंट मॉन्स्टर को हराया था। इस बारे में जब भी सोचते हैं तो साला पूरी रात नींद नहीं आती है। वहीं पे उसकी बड़ी बहन लोगों को गौर से देख रही थी कि इन्हें क्या हुआ, ये क्यों कांप रहे हैं। इसके बाद हम लोग स्टील बीटल को देखते हैं जो कि आगे से बीटल ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है और ये दोनों डर जाते हैं, ये कहते हुए कि ये तो वही यूनिक स्किल है जो पिछले स्टील बीटल ने इस्तेमाल की थी, दी एशियंट हीरो। एन की बहन आगे से कहती है कितना घटिया नाम है, साला कुछ नया रख लेता। वहीं पे एन को फील हो रहा था कि ये ताकतवर होते जा रहा है और अचानक से इसकी ताकत यहाँ पे पहले वाले लेवल से अनदर लेवल पे चली गई है। जैसे कि इनकी दुनिया में जब ये लोग रियलम को सप्रेस करके नेक्स्ट रियलम पे जाते हैं तो इनकी पावर एकदम से बढ़ जाती है। अब इसके बाद हम लोग बीटल ब्लास्ट को देखते हैं तो फिर वहाँ पे बहुत ज्यादा पावर इकट्ठा हो रही थी। इनकी बड़ी बहन इन दोनों से पूछती है कि ये बीटल ब्लास्ट करता क्या है भाई। तो ये जो लाल वाला होता है इतने लंबे चौड़े में समझाता है कि ये पूरा एकदम समझा ही देता है कि स्टील बीटल का आर्मर यहाँ पे है, वो यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्साइड बाहर निकालेगा जो आयंस के अंदर बदलेंगे, जिसके बाद वो आयंस यहाँ पे आर्मर
एन की बड़ी बहन आगे से कहती है बहुत ज्यादा लंबा है, छोटे में बताओ। तो दूसरा वाला मास्टर आगे से कहता है कि ये बस एक प्लाज्मा बीम है और कुछ भी नहीं। वहीं हम लोग स्टील बिटल को देखते हैं जो कि जी जान लगा के प्लाज्मा कैनन को इकट्ठा कर रहा था। हम लोग एन को देखते हैं जो कि ये सब कुछ सुन के अपने मन के अंदर सोचती है कि चलो ट्राई करती हूँ। इसके बाद ये खड़ी होकर सोचती है तो पहले तो इसको आइसक्रीम याद आती है क्योंकि पेट पूजा फिर काम दूजा, लेकिन बाद में जब यहाँ पे ये प्लाज्मा कैनन को सोचती है सब कुछ मिला जुला के तो ये अपने हाथों में प्लाज्मा कैनन बना भी लेती है। ऐसे स्किल की तो मुझे भी जरूरत है क्वेश्चन पेपर में आंसर ढूंढने के लिए। इसके बाद स्टील बिटल आगे से एनर्जी इकट्ठा करता है और एन के ऊपर अपनी प्लाज्मा कैनन छोड़ देता है। ये कहते हैं ये ले। एन आगे से कहती है कि मेरे पास भी है, जिसके बाद वो अपने हाथों से प्लाज्मा कैनन को स्टील बिटल की प्लाज्मा कैनन के साथ टकराती है और वहाँ पे तगड़ा धमाका होता है और लोग दोबारा अपने रंग छोड़ देते हैं। अब ये धमाका कुछ ज्यादा ही बड़ा था, सच में कुछ ज्यादा ही बड़ा था। और इस धमाके की जो महक थी वो यान को भी आ रही थी। यान उसके पास आती है और उसे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। तो यान उसे बताता है कि दोबारा कुछ जानी पहचानी खुशबू आ रही है, लेकिन 2000 साल हो जाने के बाद मुझे ढंग से याद नहीं है। यान उससे कहती है 2000 साल कुछ ज्यादा नहीं है। तो यान आगे से बताता है कि मेरी दुनिया के अंदर जो इमॉर्टल्स हैं वो तो 10,000 सालों तक जिंदा रहते हैं, मैं तो फिर भी 2000 साल जिंदा हूँ, मैं तो उनके सामने छोटा सा बच्चा हूँ। यान उससे कहती है ठीक है चलो हम लोग खाना खा लेते हैं। यान उसे कहता है इमॉर्टल्स को खाने की जरूरत नहीं है। यान उससे कहती है भाई मुंह में रख लो यार, ना खाओ। यान उससे पूछता है कि अब हम लोग घर जा सकते हैं, तो लैंड उसे मना कर देती है ये कहते हुए कि चुपचाप खाना खाओ। अब इसके बाद हम लोग रिपोर्टर को देखते हैं और ये दोबारा आग में घी डाल रहा था ये कहते हुए कि जब यहाँ पे विजार्ड एकेडमी और कल्टीवेशन स्कूल आपस में लड़ रहे हैं और वहीं पे उनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे आराम से बैठ के खाना खा रहे हैं। यार अपने मन के अंदर सोचता है इसकी जवान में मैं गांठ मार दूंगा। फिर इसके बाद रिपोर्टर हमें आगे बताता है कि यहाँ पे जो मेजर एकेडमी है यानी कि वही अपनी 3 एकेडमी वो धीरे धीरे करके अपने स्कोर्स यहाँ पे सबमिट कर रही है। निंजा एकेडमी के पास यहाँ पे 220 पॉइंट है, सुपर ह्यूमन इंस्टीट्यूट के यहाँ पे 110, वहीं पे विजार्ड एकेडमी के पास 90। लेकिन कल्टीवेशन स्कूल की तरफ से अभी तक कोई भी नहीं आया है अपने पॉइंट्स यहाँ पे सबमिट करने के लिए। और जिस तरीके के हालात अभी यहाँ पे चल रहे हैं ऐसा लगता है कि इमॉर्टल कल्टीवेशन स्कूल ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जिया और निंजा लीडर के साथ लगा हुआ था वो उसी के साथ फाइट करे जा रहा है। ये भाई कुत्तों बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं, बस लड़े जा रहे हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है। अब इसी बीच हम लोग लैंडमैन को देखते हैं जो बाकी डिसेपल्स के साथ कुछ मॉन्स्टर पकड़ने के लिए आया था, लेकिन वो मॉन्स्टर आगे से हाथ फैला के कहते हैं पैसा दे पैसा। लैंडमैन समझ नहीं पाता है कि ये क्या चीज है, तो वो मॉन्स्टर आगे से कहता है आँख खोल के देखो और सुनो मैं एक फ्री मॉन्स्टर हूँ, अगर तुम मुझे पकड़ना चाहते हो पेट की तरह तो फिर तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। मैं सीधा कहता हूँ पैसे देने पड़ेंगे पैसे। लैंडमैन आगे से 0 का इशारा करते हुए कहता है कि ये अमाउंट कैसा रहेगा, लाखों में इसकी वैल्यू होती है, बस आगे कुछ अक्षर लगा हो। जिसपे इमोशनल लैंडमैन की बेइज्जती करते हुए कहता है कि तुम्हारा स्कूल कुछ ज्यादा ही गरीब नहीं है, मानता हूँ मेरी रैंक कम है लेकिन इसके बावजूद मैं डेमी रैंक आउट का मास्टर हूँ। साला तुमसे अच्छा तो साला निंजा एकेडमी वाले हैं, कम से कम पैसे तो देते हैं। लैंडमैन इस बात को दिल पे ले लेता है और वो आगे से हमला करने ही वाला था कि बाकी डिसेबल उसे रोक लेते हैं। ये कहते हुए भाई कंट्रोल, हमला थोड़ी नहीं करना है यहाँ पे। लैंडमैन आगे से तलवार निकालने वाला था लेकिन वो मास्टर पहले ही कह देता है कि ध्यान से देख लो, हम लोग सत्यवादी, हम लोग अहिंसा के मार्ग पे चलते हैं, यानी कि लड़ाई दंगा नहीं, और हम लोग एकदम सिविलाइज्ड मास्टर हैं, यहाँ पे इंसानों के साथ रहते हैं, हाथ ना उठाना नहीं जेल हो जाएगी और चुत्तर पे लठ अलग से पड़ेंगे। ये लोग भी ये पैसे वाली बात देख रहे थे कि ये लोग कितने ज्यादा गरीब हैं, इसलिए लैन यहाँ पे यान से कहती है कि पैसा ही हमारी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीज है। यान आगे से कहता है कि मेरे पास भी है, जिसके बाद वो अपनी रिंग के अंदर से हजारों टन स्प्रिट स्टोन से बाहर निकालता है। ये कहते हुए कि ये मेरे रिंग के अंदर पड़े हुए हैं और मेरे स्मॉल वर्ल्ड के अंदर अभी भी यहाँ पे 1 लाख माइंस पड़ी हुई है जिनको मैंने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है। लैन आगे से चिल्लाते हुए कहती होगे तुम अपनी दुनिया में अमीर, लेकिन हमारी दुनिया में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। यान आगे से कहता है अच्छा, और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि इन बेवकूफों को पता भी नहीं है कि ये स्प्रिट स्टोन्स मॉर्टल के लिए कितने ज्यादा कीमती होते हैं, वो अपनी जान दे देते हैं। लैन अभी इन्हें सिर्फ पत्थर मान रही है, लेकिन अगर वो उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके खुद की उम्र बढ़ा ले तो वो इसे सोना मानेगी। तुम लोगों को याद होगा कि एक बंदे ने मैंग के ऊपर इल्यूजन का इस्तेमाल किया था, तो मैंग ने जो इल्यूजन देखा था उस बंदे ने भी वो इल्यूजन देखा था, और वो इल्यूजन देखने की वजह से उसने अपने मौत के पैगान के ऊपर दस्तखत कर दिए थे और ऊपर से चित्रगुप्त ने भी उसकी टिकट काट दी थी कि ये तो ऊपर ही आने वाला है। इसके अगले ही सीन हम लोग देखते हैं कि वो बंदा अपनी जान बचाते हुए भाग रहा था मैंग से, ये कहते हुए माफ कर दे बहन, मैंने गलती से तेरे ऊपर इल्यूजन मैजिक इस्तेमाल कर लिया, मैं कसम खाता हूँ कि मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा कि इस इल्यूजन के अंदर क्या हुआ था, बस मुझे बख्श दे। मैंग उसके पीछे भागते हुए कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, आज तो 6 फीट कब्र में जाएगा तब जाके मुझे शांति मिलेगी। वो बेचारा आगे से चिल्लाते हुए कहता है कोई तो मदद करो, ये मुझे मार देगी। वहीं पे हम लोग साउलो को देखते हैं और ये जिस एरिया के अंदर जा रहे थे वो एरिया पूरा खाली था, कोई भी मॉन्स्टर नहीं था वहाँ पे। हम लोग निंजा एकेडमी के लीडर को देखते हैं जो कि आगे से ब्लूटूथ से कहता है कि तुम्हें वो लड़की दिखाई दे रही है, उसकी पास भी ना चलना, 2-3 किलोमीटर दूरी रहो उससे। विजार्ड एकेडमी वाले भी अपने लोगों से ये कहते हैं कि उस लड़की से दूरी रहना, वो किसी को भी मार सकती है, हमसे ज्यादा पागल वो है वो। इसके बाद हम लोग एक निंजा एकेडमी के डिसेपल को देखते हैं जो कि आगे से मॉन्स्टर के साथ डील करने की कोशिश कर रहा था। उसी टाइम पे उसका एक साथी उसे फोन करके बताता है कि साउलो आप ही की तरफ आ रही है, तो
जिसकी फटके 4 हो जाती है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर को उठाता है और उसे अपने साथ लेके भागने लगता है। वो मॉन्स्टर उसे कहता है कि हीरो होने के नाते तुम हमारे ऊपर अटैक नहीं कर सकते हो, फॉरबिडन है ये। तो वो निंजा डिसेबल उसे कहता है यार अटैक नहीं कर रहा, तुम्हारी जान बचा रहा हूँ और साथ ही में अपनी भी। इसके बाद वो उस मॉन्स्टर से कहता है इतने काफी रहेंगे। मॉन्स्टर आगे से कहता है ठीक है डील। इसके बाद वो उसे अपने कार्ड के अंदर सेव कर लेता है। इधर हम लोग साउलू को देखते हैं जो कि इस एरिया के अंदर आती है और इसे महसूस हुआ था कि यहाँ पे कोई तो है, लेकिन तब तक सब कुछ गायब हो चुका था। हमें बताया जाता है कि साउलू सबसे ज्यादा आइसोलेटेड स्टूडेंट है, यानी कि अकेली। इसके बाद हम लोग रिपोर्टर को देखते हैं जो कि हमें आगे से बताता है कि उस मेजर फाइट के बाद में सारे अकेडमीज ने देख लिया था कि यहाँ पे इमॉर्टल कल्टीवेशन स्कूल की क्या ताकत है और खासकर साउलू की। इसीलिए बाकी कॉम्पिटिटर उसे दूरी बना के रखे हुए हैं और उसे आइसोलेट कर दे रहे हैं। रिपोर्टर आगे से कहता है कि पिछले साल भी इसी तरीके का सीन उसे देखने को मिला था और इस पूरी चीज को यहाँ पे फॉरएवर अलोन स्ट्रेटेजी कहा जाता है, जो कि यहाँ पे निंजा एकेडमी ने बनाई थी सुपर ह्यूमन इंस्टीट्यूट के स्क्वाड लीडर से निपटने के लिए। स्क्वाड लीडर आगे से कहता है कि साला तभी तो मैं कहूँ कि साला पिछले साल मुझे कोई बंदा क्यों नहीं दिखाई दिया। हमें पिछले साल का सीन दिखाया जाता है तो स्क्वाड लीडर घूम ही रहा था, उसे कोई नहीं मिल रहा भाई, मॉन्स्टर तक नहीं। और वो आगे से कहता है मेरे दिल में अभी भी दर्द होता है इस चीज को याद करके। तो उसका दोस्त उसके कंधे के ऊपर हाथ रख के कहता है मैं हूँ ना। रिपोर्टर आगे से कहता है कि अब कंपटीशन को खत्म होने में सिर्फ 3 ही घंटे बचे हैं और कल्टीवेशन स्कूल की हालत बहुत ज्यादा गंभीर है, उन्हें कोई मॉन्स्टर नहीं मिल रहा है गरीब होने की वजह से, और बाकी उनके जो स्टूडेंट है वो सारे लड़ने में ही बिजी हुए हैं हरामी कहीं के। हम लोग जिहाओ और निंजा लीडर को देखते हैं और ये अभी भी लड़े ही जा रहे हैं, बस कुछ हो नहीं रहा, बस शॉट उधर उधर लड़ रही है, बस कुछ नहीं इनका। इधर हम लोग जिहाओ को देखते हैं जो अभी भी उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मॉन्स्टर टिके हुए थे कि पहले पैसा फिर आगे कोई बात होगी। इसके बाद जिहाओ उस टाइमर की तरफ देखता है तो सिर्फ 3 ही मिनट बचे थे और वो आगे से चीखते हुए कहता है कि यार हम लोग क्या करें, हम लोग हारने वाले हैं। साउलो अभी भी यहाँ पे फॉरएवर अलोन स्ट्रेटेजी के अंदर फंसी हुई थी और मैंग कुछ गंदी चीजों के नामो निशान मिटाने के लिए किसी के पीछे पड़ी हुई थी। हम लोग सुपर ह्यूमन स्क्वाड के लीडर को देखते हैं जो कि आगे से कहता है कि ये कल्टीवेटर्स हारने ही वाले हैं, सभी मॉन्स्टर को यहाँ पे बाकी एकेडमिस्ट ने पकड़ लिया है। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं रिपोर्टर आगे से पीछे से चीखते हुए कहता है कि कल्टीवेशन स्कूल ने यहाँ पे 130 पॉइंट जीत लिए हैं। इस पे सभी कैंडिडेट पीछे मुड़ के देख के कहते हैं नॉनी ये क्या हुआ। सभी लोग आगे से कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमने तो सारे मॉन्स्टर गली से ही मिटा दिए थे। रिपोर्टर आगे से इन्फॉर्मेशन कंफर्म करते हुए कहता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है पक्का लेजेंड क्लास की इन्फॉर्मेशन है। और हम लोग चंगो मंगो को देखते हैं और ये है इस मैच के MVP। ये दोनों आगे से कहते हैं हम तो साला जीतेंगे, ये हमेशा साले हमें कम समझते हैं बेवकूफ कहीं के। लीडर आगे से फर्स्टेड होके कहता है इनकी माँ का साले ये दो दोबारा वापस आ गए। इसके बाद अगला सीन 5 मिनट पहले का होता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि चंगो मंगो ने ये बाजी मारी कैसे। ये दोनों सबसे पहले निकलवाते हैं यैन का बहुत बड़ा पोस्टर जहाँ पे वो हीरोज को पीले जा रहा था। इसके बाद वो दोनों हैरी मास्टर के पास जाके उससे कहते हैं ये देख रहे हो ये हमारा मास्टर है, हमारा मास्टर कुछ ज्यादा ही पावरफुल एकदम पियरलेस है और 2 महीनों के अंदर ही ये यहाँ पे सेकंड गॉड क्लास हीरो बन चुका है। हैरी मास्टर आगे से कहता है तो मैं क्या करूँ भाई, साफ साफ समझाओ क्या कहना चाहते हो। तो मंगो मास्टर के कंधे के ऊपर हाथ रखता है और उससे कहता है कि तुम देख ही सकते हो कि समय के साथ साथ हमारा मास्टर कितना ज्यादा पावरफुल होते जा रहा है और कुछ ही दिनों के अंदर ही हमारा मास्टर यहाँ पे गॉड क्लास के टॉप लेवल पे चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा मास्टर काफी ज्यादा पैसा बनाएगा और अगर हमारा मास्टर यहाँ पे पैसे बनाता है तो फिर हमें पैसों की चिंता ही क्या करनी है। जैसे ही मुझे मेरा हिस्सा मिलेगा, लाखों करोड़ों में जो पैसे होंगे मैं उनमें से तुम्हारा हिस्सा दे दूंगा। हैरी मास्टर आगे से काफी ज्यादा खुश हो जाता है और आगे से कहता है सच में, और ये दोनों कोई डील नहीं दे रही, कल है स्कैमिंग, इंडिया से भी आगे हैं स्कैमिंग के मामले में। क्योंकि मंगो आगे से कहता है कि जैसे ही हम लोग यहाँ पे रिच हो जाएंगे इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि हम लोग सारा पैसा एक झटके के अंदर लुटा सकते हैं। अब तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिलेगा, ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हारी कीमत क्या है। इसीलिए हम तुम्हें सबसे पहले एक ट्रायल पे डालेंगे, अगर तुम वो ट्रायल पूरा कर लेते हो तो फिर तुम्हें तुम्हारी फुल सैलरी मिलेगी। तो अभी के बारे में क्या ख्याल है कि हम तुम्हें आधे पैसे देते हैं और आधे तुम्हें नए साल से देंगे, वो भी बोनस के साथ में। हैरी मास्टर आगे से कहता है सच में इतना ज्यादा पैसा मिलेगा। मंगो आगे से कहता है अभी और तो सुनो, एक कंडीशन भी है, अगर हम लोगों की डील यहाँ पे पूरी तरीके से रिस्पेक्टेड नहीं होती यानी कि एग्रीमेंट के हिसाब से, तो फिर तुम अचानक से आजाद हो सकते हो, तुम्हें कोई रोके टोकेगा नहीं। हैरी मास्टर आगे से कहता है बढ़िया डील है यार, मुझे इसमें रख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं सारी कंडीशन एक्सेप्ट करने के लिए राजी हूँ। और इसी तरीके से चंगो मंगो ने आधे दाम के अंदर हैरी मास्टर्स को पकड़ लिया। निंजा एकेडमी लीडर आगे से कहता है ये साले क्या खा के पैदा हुए थे, ये इन्होंने तो मास्टर तक को नहीं छोड़ा, उन्हें भी स्कैम कर दिया। वेपेलैंड यैन से कहती है ऐसा लगता है कि तुम्हारी जो इमेज है वो पूरी तरीके से वर्थलेस होने वाली है इससे पहले कि वो बने, और यैन से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। इधर हम लोग जिहाओ को देखते हैं जो कि चंगो मंगो से कहता है यार तुम हमेशा से ही जीनियस थे, रिस्पेक्ट है हमारे लिए तुम्हारे दिल के अंदर। इसके बाद सेकंड हाफ पूरा हो जाता है और चंगो मंगो की इस स्कैमिंग मेथड की वजह से इमॉर्टल कल्टीवेशन को यहाँ पे नया तरीका मिल चुका था मास्टर पकड़ने का। मतलब ये तरीका 2 कौड़ी का था लेकिन इसके बावजूद रिजल्ट अच्छे दे रहा था, इसलिए हर कोई यहाँ पे इसी टेक्निक का यूज कर रहा था। वो भी मैंग जिस बंदे के पीछे भाग रहे थे उसने उसे मार के लटका दिया था जीसस की तरह, क्योंकि यहाँ पे बाकी अकेडमी पूरी तरीके से इमॉर्टल अकेडमी के साथ बैठ तो सकती नहीं थी, इसीलिए
इसीलिए वो सारा फोकस यहाँ पे मॉन्स्टर इकट्ठा करने पे ही लगी हुई थी, पैसे फूक के। और जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ते जा रहा था वैसे वैसे इसका स्किल पागलपन के लेवल पे और ज्यादा बढ़ते जा रहा था, क्योंकि यही सही टाइम था जीत के लिए। इधर हम लोग चंगू मंगू को देखते हैं और इन लोगों ने यहाँ पे डॉ ऑफ द ब्रिक यानी ईंट के दाव का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। ये जो आ रहा था उसे पेलते जा रहे थे, जो मिल रहा था उसे पेलते जा रहे थे। ईंट कढ़ाई जो आ रहा सब लगे हुए हैं। ये तुम्हें लगता है कि कोई इनके ऑरा का मैच भी कर सकता है? इनका ऑरा इन्फिनाइट में है 30 समय, और ये यहीं पे नहीं रुकते, आगे भी कुछ कारनामे करते हैं। खैर जब ये कंपटीशन ऐसे चल ही रहा था तो फिर हम उस कंपटीशन के ऊपर यूएफओ को देखते हैं, जहाँ पे हमारे किंग्स ऑफ किंग यानी कि मॉन्स्टर किंग्स थे और इनके हाथों में स्पिरिचुअल वेपन्स, और ये चारों आगे से कहते हैं कि चलो भाई बदला लेने का समय आ चुका है। इसके बाद ये सभी एक साथ इकट्ठा होते हैं और बात करते हुए कहते हैं कि सब कुछ तो अच्छा गया ना, हम लोगों ने काफी सारे मॉन्स्टर्स को पकड़ लिया है। लेकिन उसी टाइम पे साउलो को कुछ अजीब सा महसूस होता है। उसने नोटिस किया कि यहाँ पे सिर्फ डेमी गॉड रैंक के ही मॉन्स्टर दिखाई दे रहे हैं। अभी तक उन्हें एक भी यहाँ पे गॉड क्लास रैंक का मॉन्स्टर नहीं दिखाई दिया है। और तुम्हें तो पता ही है कि साउलो की बुद्धि कितनी ज्यादा तेज है, इसलिए वो चंगो मंगो को अपने पास बुलाती है। ये दोनों आगे कहते हैं यस मैम। तो साउलो इन लोगों को मैप और झंडे देते हुए कहती है कि इन्हें यहाँ उस जगह पे लगा दो जहाँ पे मैंने निशान लगाया है। ये दोनों आगे से सैल्यूट मारते हुए कहते हैं यस मैम। जियो साउलो से पूछता है क्या उसे ऐसा लगता है कि मॉन्स्टर यहाँ पे कुछ प्लॉट कर रहे हैं। साउलो कहती है कि उसे पूरा यकीन तो नहीं है, लेकिन वो लोग यहाँ पे केयरफुल रहना चाहिए। मंग भी आगे से कहती है कि उसे भी कुछ अजीब महसूस हो रहा है, उन लोगों को यहाँ पे अब थोड़ा सावधान रहना चाहिए और मॉन्स्टर कलेक्ट करना छोड़ देना चाहिए। मंग साउलो से पूछती है कि तुम अरे की तैयारी कर रही हो क्या, कौन सी टाइप की अरे है? तो साउलो आगे से बताती है कि ये हाफ स्टेप फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट अरे है, जिससे मैं यहाँ पे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के हाफ रियलम पे पहुंच जाऊंगी। ये दोनों आगे से कहते हैं कि चिंता ना करो, हमें भी इसी चीज में गिनो, हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। इस पे साउलो उन दोनों से कहती है जाओ और जाके तुम झंडे लगाना शुरू कर दो। तो ये दोनों भागते हुए निकल जाते हैं झंडे लगाने के लिए। वही पे साउलो अपने मन के अंदर यही सोचती है कि वो बस ओवर थिंक कर रही हो, ये सच्चाई ना हो। अब इसके बाद हम लोग यूएफओ को देखते हैं जो कि यू टर्न मारना चाहता था, क्योंकि इन लोगों की नजर ये इनके ऊपर पड़ गई थी। ये आगे से कांपते हुए कहते हैं कि वो काले लिबास में मुंडा कौन है, जिसपे किंग आगे से बताता है कि वो भी हाल ही में यहाँ पे आया है, लेकिन काफी ज्यादा पावर दिखा के वो बहुत जल्द ही प्रमोट हो गया है। अब वो एक नया गॉड क्लास का सुपर हीरो है, मुझे उसका नाम नहीं पता है। तो ये आगे से कहता है कि हमें इसकी आइडेंटिटी के बारे में पता लगाना पड़ेगा। वो एनर्जी बॉल काफी ज्यादा बड़ी थी और उसके अंदर इमेंस अमाउंट में एनर्जी थी, लेकिन इसके बावजूद बस इसने एक पलक झपकते ही हाथ में मुट्ठी बंद करके उस बॉल को गायब कर दिया। दूसरा लीडर आगे से कहता है कि ये मत भूलो कि डीमन एम्परर ने हमें यहाँ पे मैसेज भेज के बताया है कि हीरोज की जो पैसिव स्किल है वो इनविंसिबल नहीं है, उसे हराया जा सकता है, इसलिए हम लोग अपने प्लान के हिसाब से ही आगे बढ़ेंगे। हालांकि ये मन के अंदर सोचता है इसके जो कपड़े हैं वो डीमन एम्परर की तरह मैच क्यों खा रहे हैं। इसके बाद लोग अपना प्लान डिस्कस करते हैं वगैरह वगैरह में। इसके बाद उस बड़े से त्रिशूल को जमीन पे गाड़ देते हैं, ये कहते हुए कि यही है हमारी जीत की उम्मीद। वहीं पे यान को अभी भी वो जाने पहचाने से खुशबू महसूस हो रही थी, लेकिन अब ये थोड़ी सी घनी हो गई थी। इधर इस बाकी मास्टर से कहता है कि हम लोग जाएंगे और जो टॉप 10 क्लास के गॉड हीरोज हैं हम उन्हें एक जगह पे कैप्चर कर लेंगे, जिसके बाद जो स्टूडेंट होंगे वो तुम्हारे हाथों में हो जाएंगे और हम लोग आधे घंटे के अंदर ही उन लोगों का फ्यूचर डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये मास्टर आगे से कहते हैं यस मालिक। इसके बाद ये लोग यूएफओ से बाहर निकलते हैं और आगे से अपने प्रोग्राम को इनपुट कर देते हैं, जो कि एक स्पेशल लॉकडाउन था, यानी कि जहाँ पे ये कॉन्टेस्ट हो रहा था ये उस पूरे एरिया को ही सील कर देते हैं स्पेशल लॉक के अंदर, जिससे वो एरिया बाहरी दुनिया से अलग ही हो जाता है, यानी कि गायब ही हो जाता है। इसलिए वहाँ पे जो सिग्नल थे वो भी बंद हो जाते हैं। टीवी बंद होते ही इन लोगों का आक्रोश बाहर आता है, ये चिल्लाते हुए कहता है असला बारूद कहाँ है, मेरा साला इतना मजा आ रहा था किसने बंद कर दी टीवी। कैमरामैन भी आगे से कहता है कि हुआ क्या भाई, यहाँ से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ये जगह तो पूरी सुनसान हो गई। इस आगे से कहता है कि जल्दी हीरोज के ऊपर इसका इस्तेमाल करो, इससे पहले कि उन लोगों को इस बारे में कुछ पता चले। तो फिर दूसरा मास्टर आगे बढ़ता है जो कि आगे से अपने स्पेस लॉक प्रोग्राम का इस्तेमाल करता है। इसे जो हीरोज होते हैं वो अलग अलग डायमेंशन के अंदर चले जाते हैं, यानी कि एस्ट्रोमैन अगर अपने पिलर के ऊपर खड़ा है तो वो अपने पिलर के अंदर ही कैद रहेगा। वहीं पे हम लोग यान को जाते हैं और अब जाके इसे पता चलता है कि ये खुशबू किसकी थी, ये ग्रेट डीमन ट्रांसफॉर्मेशन की थी। हम देखते हैं कि ये दोनों भी स्पेस के अंदर खिंचते हुए जा रहे थे और लाइन आगे से कहती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। इसके बाद ये लोग यहाँ से गायब हो जाते हैं। ये तीनों डिसाइपल उसे देख ही रहे थे कि उसी टाइम पे लैंडमैन कहता है कि उधर देखो। तो हम लोग देखते हैं कि ये चारों डीमन उस असला बारूद को कंधे पे लादे हुए सीटी बजाते हुए आ रहे थे और उसे जमीन के ऊपर गाड़ के अपने पास से मैनुअल निकाल के कहते हैं कि क्या करना है भाई बताओ जरा। सबसे पहले अपने हाथों की नस काटनी, जिसके बाद खून को इन औजारों के ऊपर लगाना और स्पिरिट को समन करना है। जब ये चारों मिलकर ऐसा करते हैं तो फिर वहाँ पे ये लोग सक्सेसफुली एक डीमन स्पिरिट को समन कर लेते हैं जो कि टाइगर शेप में थी। ये सभी लोग आगे से कहते हैं कि ये क्या हो रहा है भाई, आसमान के अंदर धुआं कहाँ से आ रहा है। इसके बाद जब ये सभी अपना मुंह उठा के ऊपर देखते हैं तो फिर उन्हें दिखाई देता है डीमन स्पिरिट जो कि डीमन की से आया था। वहीं पे डीमन स्पिरिट जैसे ही साउलो की तरफ देखता है तो वो आगे से कहता है इस जमाने में ह्यूमन कल्टीवेटर क्या कर रहे हैं भाई। वहीं पे साउलो जैसे ही डीमन स्पिरिट को देखती है तो वो कांपने लगती है। सभी लोग आगे से पूछते हैं कि ये स्पिरिट बीस्ट क्या चीज है भाई। हम लोग जिहा और लैंडमिन को देखते हैं और इन दोनों गधों को पता ही नहीं है कि डिमोनिक बीस्ट स्पिरिट होती क्या है। साउलो उन लोगों से कहती है गधो कभी लाइब्रेरी जाके पढ़ भी लिया करो। मैं इन लोगों को बताते हुए कहती है कि ये बीस्ट और फर्स्ट लेवल डिमोनिक बीस्ट की जो
कल्टीवेशन होती है वो की स्टेज के बराबर की होती है। सॉलो उस बीस्ट स्पिरिट की तरफ देखते हुए कहती है कि ये बहुत बड़ी मुसीबत बनेगी। इधर हम लोग यान और लाइनमैन को देखते हैं और अब जाके यान को पता चलता है कि ये सब कुछ यहाँ पे डीमन स्पिरिट बीस्ट की वजह से हो रहा है। हम लोग यान को देखते हैं और वो आगे से कहता है मेरा बेचारा दिमाग, मैं तो भूल ही गया था कि यहाँ पे डीमन स्पिरिट बीस्ट भी होती हैं। वह पे यान ने लाइन को गोदी में पकड़ रहा था क्योंकि ये बेचारी उड़ नहीं सकती और यहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, ये लोग फ्लोट कर रहे हैं। लाइन उसे कहती है कि ये डीमन क्या है भाई, तुमने अभी क्या कहा? तो यान उसे बताता है कि हमारी दुनिया के अंदर स्पिरिट बीस्ट को इसी नाम से बुलाया जाता है। दूसरे शब्दों में तुम इन्हें हमारी दुनिया के मॉन्स्टर्स कह सकते हो। बस अंतर यही है कि ये धीरे धीरे करके ह्यूमन शेप के अंदर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन इनकी बुद्धि बड़ी ही सिंपल हो सकती है और एक तरीके से ये जिद्दी ही होते हैं। अगर एक चीज पे अड़ गए तो फिर चाहे दुनिया ही इधर की उधर हो जाए, लेकिन ये नहीं हटने वाले। और ये लैन को बताता है मुझे लगता है कि तुम्हारा डीमन किंग पहले ही मौत के घाट उतर चुका है इन बीस्टों के हाथों। लैन उससे पूछती है तुम्हें कैसे पता? लैन उसे कहता है अंधी सामने देख, तुम्हारी दुनिया के मॉन्स्टर के हाथों में यहाँ पे स्टैंडर्ड डीमन किंग का वेपन है और वो हमारे ऊपर अटैक करने की तैयारी करे और ये साले मैनुअल पढ़ रहे हैं, इन्हें पता भी नहीं कि अटैक कैसे करना है। लैन आगे से पूछती है कि ये स्टैंडर्ड डीमन किंग्स वेपन क्या चीज है। यान आगे से बताता है कि वो डीमन किंग के जो वेपन है उसके अंदर बेमिसाल की होती है। और यान को भी यहाँ पे कुछ सवाल जवाब करने थे। लैन उसे पूछती है कि कैसे करोगे? तो यान आगे से कहता है कैसे क्या करूंगा, इन्हीं को पकड़ के करूंगा। इसके बाद यान आगे से एंटी आइसोलेटेड स्पेस का इस्तेमाल करता है। हम देखते हैं इनका जो त्रिकोण में जो स्पेस था यान इनसे भी बड़ा यहाँ पे एक स्पेस बना लेता है जो कि स्क्वायर शेप में था। अभी अपने जाल के अंदर खुद ही कैद हो गए हैं। इन लोगों को महसूस तो होता है कुछ, लेकिन कुछ पता नहीं चलता है, तो ये उसे इग्नोर कर देते हैं। इसके बाद दोबारा मैनुअल पढ़ते हुए कहते हैं कि हाँ, जिसके बाद अपने दिमाग को पूरी तरीके से केंद्रित करो और इनकार्नेशन का इस्तेमाल करो। वह पे जितनी भी बार यहाँ पे यान की तरफ देखता है तो उसे बार बार अनईजी फील हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। और यार उन्हें बस देखते हुए मुस्कुरा रहा था कि करो करो तो यार कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लो मैनुअल आराम से, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं क्या तुम भी नहीं जा सकते हो। इसके बाद यान हम लोगों को बताता है कि स्पिरिट बीस्ट बनते कैसे हैं। सेलेस्टियल पियरल कॉन्टिनेंट के अंदर कोई भी चीज यहाँ पे कल्टीवेट कर सकती है, बस कुछ कंडीशंस को उसे पूरा करना पड़ता है। यहाँ तक कि एनिमल भी स्पिरिचुअल एनर्जी को कल्टीवेट कर सकते हैं और कुछ खास कंडीशन की वजह से कुछ खास एनिमल्स ही यहाँ पे की को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। इसके रिजल्ट में वो लोग यहाँ पे स्पिरिट बीस्ट बन जाते हैं। और डिवाइन रूल्स के मुताबिक अगर किसी यहाँ पे एनिमल को डिमन लेवल तक पहुंचना है तो फिर उन्हें ह्यूमन बॉडी पानी ही पड़ती है, जिसके लिए उन्हें यहाँ पे 4 स्टेज से होकर गुजरना पड़ता है की शेप चेंजिंग, की सैक्रेड फॉर्मिंग, की कैपरेटिंग एंड की डेमन। जब वो लोग यहाँ पे कंप्लीट ह्यूमन शेप पा लेते हैं तो फिर वो डिवाइन एंटिटी में बदल जाते हैं डिवाइनाइजेशन की वजह से, और जब उन्हें यहाँ पे डिवाइन एट्रीब्यूट मिलता है तो वो बीस्ट में बदल जाते हैं। इसीलिए पीपल उन्हें डिमोनिक बीस्ट कहना ज्यादा पसंद करते हैं। वह पहले यान से कहती है अगर हम लोग यहाँ पे कैद हैं तो फिर हमारे स्टूडेंट खतरे में हो सकते हैं। यान अपने मन के अंदर यही सोचता है कि वो उन्हें हमेशा तो प्रोटेक्ट कर ही नहीं सकता, उन्हें भी बड़ा होना पड़ेगा और जिम्मेदारियों को उठाना पड़ेगा। तो यान उन्हें ऐसे ही छोड़ देता है, जाओ और जाके लड़ो। हम लोग डिमोनिक स्पिरिट बीस्ट को देखते हैं जो कि इन्हें देख रहा था और ये लोग उसे देख रहे थे। 2 मिनट तक तो ये सिर्फ एक दूसरे को घूरते हैं, जिसके बाद साउलू अपने लोगों से कहती है कि मेरी बात सुनो ध्यान से, जैसे ही मैं कहूँ तैसे ही यहाँ से भाग लेना। हम लोग इन्हें देखते हैं, इन्हें अंदाजा भी नहीं कि किससे भिड़ने वाले हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि ये कोई नई स्पीसीज है और इन लोगों को इन्हें पकड़ लेना चाहिए। इधर हम लोग डिमोनिक स्पिरिट बीस्ट को देखते हैं जो कि इन दिनों से पूछती है कि तुम मेरे मास्टर हो तो बताओ भाई किसे चीरना है। इस पे ये मास्टर इशारा करते हुए कहते हैं कि इन अकेडमी सुपर हीरोज को सालों ने हमारे नाक के अंदर दम कर रखा है पिछले सालों से, जाओ और जाके इन्हें मार दो। स्पिरिट बीस्ट आगे से कहता है कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा खून खत्म होने से पहले ही ये लोग मारे जाएंगे। ये मास्टर आगे से कहते हैं खून? कौन सा खून? जिसके बाद जब अपने हाथ के ऊपर देखते हैं तो इनका खून निकल रहा था। जब तक ये स्पिरिट बीस्ट यहाँ पे रहेगी तब तक इनका खून निकलता रहेगा। इसके बाद सभी लोग फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं और जैसे स्पिरिट बीस्ट हमला बोलने के लिए आगे बढ़ने वाला था तो सोलो चिल्ला से कहती है कि भागो, और ये सभी तुम दबाते हुए वहां से भाग लेते हैं। विजार्ड अकेडमी और निंजा लीडर आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि ये इमॉर्टल स्कूल है, साले ये भाग रहे हैं हमें यहाँ पे छोड़ के। सोलो सभी लोगों से कहती है कि मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, किसी भी कीमत पे डिमोनिक बीस्ट के साथ ना भिड़ना, वो तुम्हारा एनिमी नहीं जिसको तुम लोग हरा सको। स्पिरिट बीस्ट आगे से हमला करते हुए कहता है कि हम लोगों को सबसे पहले ताकतवर को मारना चाहिए। किसके ऊपर हम लोग हमला करें? मास्टर आगे से कहते हैं कि वो लाल दुपट्टे वाला, उसी को मारो, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन स्पिरिट बीस्ट सोलो के ऊपर हमला करते हुए कहता है गलत, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद वो सोलो के ऊपर अपनी शॉट फेंक के मारता है। सोलो वहां से भागते हुए लोगों को बताती है कि ये डिमोनिक स्पिरिट बीस्ट यहाँ पे इन लोगों के खून की वजह से चल रहा है, अगर उन लोगों का खून खत्म हो जाता है तो ये भी यहाँ से गायब हो जाएगा। उसी टाइम पे सभी लोग सोलो से कहते हैं कि तुम्हारे पीछे एक शॉट आ रही है। वो शॉट जैसे ही सोलो को लगने वाली थी कि उससे पहले चंगू बीच में कूदता है और वो शॉट अपने सीने पे ले लेता है। सोलो चंगू से कहती है कि तुम ठीक तो हो। चंगू आगे से बताता है कि वो पूरी तरीके से ठीक है, ये बस छोटा सा स्क्रैच ही है। और वो दोनों सोलो से कहते हैं कि वही है जो कि यहाँ पे हम लोगों को जिता सकती है। और फिर इन दोनों को यकीन हो जाता है कि इन लोगों ने जो 2 सालों तक नंगे पैर दौड़ लगाई है उससे इनकी बॉडी स्ट्रांग हो गई है। और फिर मंगू स्पिरिट बीस्ट से कहता है अगर तुम्हें हमारी बिग सिस्टर के ऊपर हमला करना है तो फिर हमसे पहले होके गुजरना पड़ेगा, हमारी लाश के ऊपर से जाना पड़ेगा। स्पिरिट बीस्ट आगे से कहता है कौन सी बड़ी बात है भाई, चला जाऊंगा। इसके बाद जब वो इनके ऊपर अटैक करने
के लिए आगे बढ़ ही रहा था तो फिर हम लोग देखते हैं कि स्कॉट लिटर बीच में आ जाता है, ये कहते हुए अगर वो इतने ज्यादा स्ट्रांग है तो फिर तुम हमसे शुरुआत क्यों नहीं करते हो, हमसे भी लड़के देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन स्ट्रांग है। चंगू आगे से कहता है कि ये तो हमारा स्क्वाड लीडर है। स्क्वाड लीडर उससे कहता है कि जल्दी से घायल को लो, यहाँ से भाग निकलो, तब तक मैं इसे रोकता हूँ। इसके बाद स्क्वाड लीडर आगे से रेज मोड का इस्तेमाल करने ही वाला था कि उससे पहले स्पीड बीस्ट उसकी पेड़ के ऊपर एक ही पंच मारता है और स्क्वाड लीडर की चीख निकल जाती है, जिसके बाद वो बिल्डिंगों को तोड़ते हुए 2 बिल्डिंग में जाके घुसता है और एक झटके के अंदर ही नॉकआउट हो जाता है। ये दोनों आगे से कहते हैं कि ये तो हार गया, हमें भी खिसक लेना चाहिए। हालांकि जब स्पीड बीस्ट उस जगह पे पहुंचता है तो फिर उसे पता चलता है कि ये लोग यहाँ से पहले ही भाग चुके हैं। ये भाग के बाइक बिल्डिंग के पीछे छुप चुके थे और स्पीड बीस्ट इन लोगों से कहता है कि जैसा कि कल्टीवेटर से उम्मीद की जा सकती है, ये साले हमेशा से ही भागने में बेहतर रहे हैं और भागने में कोई बुराई नहीं है जब तक तुम्हारी जान बच रही हो या फिर मार भी पड़ने वाली हो। इसके बाद हम रिपोर्टर को देखते हैं जो चट्टानों के नीचे दबा हुआ था, लेकिन ये अभी भी अपनी रिपोर्टिंग नहीं रोक रहा। ये हम लोगों को बताता है कि टॉप 10 हीरोज यहाँ पे सब स्पेस के अंदर आइसोलेटेड होते हैं और स्टूडेंट को यहाँ पे काफी ज्यादा बुरे समय से गुजरना पड़ रहा है, वो भी बिना सपोर्ट के। मेकाई उसे बाहर निकालते हुए कहती है, यार तुम्हें कोई सुन भी नहीं रहा है तो फिर क्यों कमेंटेटिंग कर रहे हो, खुद को बचाने के बारे में सोचो। इधर हम लोग साउलो और जिगाओ को देखते हैं। जिगाओ साउलो से कहता है कि तुम उसे नहीं हरा सकती हो, देखा ना तुमने, उसने एक पंच मार के स्क्वाड लीडर को नॉकआउट कर दिया और तुम्हें इतनी ज्यादा मेहनत लगी थी, तुम उसे नॉकआउट भी नहीं कर पाई थी। साउलो आगे से कहती है, मुझे पता है कि काफी ज्यादा दिक्कत होगी उसे हराने में, लेकिन हम लोगों को कोशिश करनी ही पड़ेगी। इसके बाद हम लोग हीरो अलायंस को देखते हैं और यहाँ पे पूरी तरीके से बवाल मचा हुआ था। सभी लोगों को यहाँ पे स्टूडेंट्स की चिंता हो रही थी कि वो लोग मारे न जाए। चीफ अपने असिस्टेंट से कहता है कि जितने भी बाकी सब गॉड क्लास के हीरोज हैं उन लोगों को जल्दी से भेजो मदद करने के लिए, और अगर वो नहीं आ रहे हैं तो फिर उनके ऊपर के जो हैं उन्हें भेजो। इधर हम लोग टीवी को देखते हैं तो उसके ऊपर विंडो की ब्लू स्क्रीन आ रही थी, यानी कि कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। लोग गुस्से में अपना रिमोट तोड़ते हुए कहते हैं कि साला वो रिपोर्टर, इसकी माँ का मैं इससे बिल्कुल घटिया रिव्यू देने वाला हूँ। इसके बाद हम सिटी के बाहर का एरिया देखते हैं जहाँ पे हम लोग रेस्क्यू टीम 1 को देखते हैं जो कि उस डिमेंशियल सील को यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश कर रहे थे। ये दोनों ही डीमी गॉड क्लास के हीरो हैं, इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो सस्ता बैटमैन है उर्फ सुपरमैन का जोड़ीदार, ये इसे चश्मे से कहता है कि यार तुम अभी तक कैसे खोले नहीं पाए, मेरा बेटा पोता सब हो गए हैं। वो बंदा आगे से कहता है रुको यार, कोडिंग में टाइम लगता है, जिसके बाद वो आखिर में जाके कोडिंग की वजह से एक छोटा सा छेद कर पाता है उस डिमेंशियल सील के अंदर। बैटमैन और सुपरमैन का बच्चा आगे से कहता है कि मैं इसके अंदर कैसे जाऊंगा भाई। कोडिंग वाला आगे से कहता है जाके देखो शायद चले जाओ, तो ये छेद के अंदर से जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसी टाइम वहाँ पे दूसरे सुपर हीरो आते हैं जो कि उस स्पेस को हाथ मार के तोड़ते हैं और इस बैटमैन उर्फ सुपरमैन के बच्चे को खींच के बाहर फेंक देते हैं, ये कहते हुए कि अब से हम लोग इसे संभालेंगे। ये दोनों ही गॉड क्लास हीरो हैं और उनकी रैंक 34 और 29 है, सॉरी 39 है, लड़की 39 वाली है। अब ये लोग जैसे ही यहाँ पे इस डिमेंशियल सील को तोड़ देते हैं तो जो रिकॉर्डिंग थी वो सब कुछ वापस आ जाती है। इसे जनता के अंदर खुशी की लहर दौड़ जाती है और सैंक्स तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो भाई, जाओ लूफी को बचाओ, उसके लगे पड़े हैं इतनी टाइम पे। वो भी बंदा जो कि रिमोट तोड़ के गुस्से में था वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है इमेज वापस आने पे। इसके बाद हम लोग रिपोर्टर को देखते हैं जो कि आगे से दोबारा अपनी न्यूज चालू करता है, ये कहते हुए कि स्पेस ब्लॉकिंग की वजह से भले ही हम लोग 2 सेकंड के लिए कट गए थे, लेकिन हम दोबारा वापस आ गए हैं क्योंकि यहाँ पे कई सारे गॉड क्लास के हीरोज आ चुके हैं मदद करने के लिए। और ऐसा लगता है कि इस बार मॉन्स्टर ने यहाँ पे एलियंस के साथ मिलकर हम लोगों के ऊपर हमला किया है, इसीलिए उनकी टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा बढ़ गई है। नए अपोनेंट के साथ में यहाँ पे सुपर ह्यूमन इंस्टीट्यूट, इमॉर्टल स्कूल, निंजा अकेडमी और विजार्ड अकेडमी पूरी तरीके से हारे जा चुके हैं। इमॉर्टल स्कूल पहले ही भाग चुका था तो उनके बारे में पता ही नहीं कि वो कहाँ पे हैं, लेकिन वही लोग अभी तक सरवाइव कर पाए हैं। बाकी जितनी भी अकेडमीज हैं वो सभी पूरी तरीके से हार चुकी हैं। हम देखते हैं तो इधर उधर लासे वासे पड़ी थी। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि स्पीड बीस्ट ने यहाँ पे विजार्ड अकेडमी के लीडर को गर्दन से पकड़ रखा था और उसे दबोच रहा था। जियो लैंडमिन से कहता है कि देखो हमारी विजार्ड अकेडमी की प्रेसिडेंट मरने वाली है। वहीं पे विजार्ड अकेडमी की प्रेसिडेंट अपने मन के अंदर सोचती है कि मैं यहीं पे मरने वाली हूँ क्या यार, अभी तक तो बच्चे भी नहीं हुए, शादी भी नहीं हुई। तो हम लोग देखते हैं कि लैंडमिन आगे बढ़ता है मदद करने के लिए और वो स्पीड बीस्ट की पीठ के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इस अटैक का कोई फायदा नहीं था, उसकी उल्टा सॉडी टूट जाती है। बिस स्पिरिट लैंडमिन से कहता है कि चलो कम से कम अपनी शकल तो दिखाई, जिसके बाद वो विजार्ड अकेडमी की प्रेसिडेंट उसकी तरफ फेंक के मारता है, जिससे ये दोनों ही दूर जाके बिल्डिंग में जा घुसते हैं। हम लोग देखते हैं कि विजार्ड प्रेसिडेंट को कुछ भी नहीं हुआ था, बस लैंडमिन के हाथ गलत जगह पे अटक गए थे, तो वो पीछे मुड़ के घुसा मारने ही वाली थी, लेकिन लैंडमिन पहले से ही मरा हुआ था तो जरूरत नहीं थी। सभी लोग यहाँ पे नए मॉन्स्टर स्पीसीज के बारे में बात करने लगते हैं कि ये तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद हम लोग बिस्ट स्पिरिट को देखते हैं जो कि अपनी शॉट को वापस बुलाता है और लोगों से कहता है भागो नहीं तो मौत आएगी तुम्हें, जिसके बाद वो
एक स्लैश मारता है और तेजी के साथ दोबारा लैंडमिन और विजार्ड के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उससे पहले ही कोई उसकी तरफ बड़ी सी चट्टान फेंक के मारता है, जिससे बीस्ट स्पिरिट भी हैरान हो जाती है कि ये क्या हुआ। जिसके बाद वो सीधा एक बिल्डिंग में जा घुसता है। हम देखते हैं कि ये अटैक करने वाला और कोई नहीं, हमारा 34वें रैंक का गॉड क्लास हीरो था, द ब्लैक गोल्ड, और इसका जो फीमेल वाला वर्जन है उसका नाम है प्लेटिनम वुमन। ब्लैक गोल्ड प्लेटिनम वुमन से कहता है कि तुम जाके स्टूडेंट को हील करो, तब तक मैं इसे संभालता हूँ। हम लोग बाकी लोगों को देखते हैं और मैंग आगे से कहती है अगर ये लोग यहाँ पे मदद करने के लिए आ चुके हैं तो फिर हमें यहाँ से निकलना चाहिए घायल को लेके। लेकिन साउलू आगे से कहते हैं कि नहीं, हम लोग यहाँ पे प्लान पे ही टिके रहेंगे। जिसके बाद वो फॉर्मेशन को एक्टिवेट करती है और अपना कोट निकाल के साइड में फेंक देती है। इसके बाद साउलू जब वहाँ पे फॉर्मेशन को एक्टिवेट करती है तो उसके अंदर से लाजवाब एनर्जी बाहर निकलती है। जिहाओ चंगू मंगू से पूछता है कि तुमने झंडे सही से लगाए थे ना। चंगू मंगू आगे से कहते हैं माँ कसम सही से लगाए थे। साउलू उन लोगों से कहती है कि मैं यहाँ पे की फॉर्मेशन की आग की तरह काम कर रही हूँ, लेकिन मैं जैसे ही यहाँ से निकलूंगी तो फिर तुम लोगों को सब कुछ हैंडल करना है। जो लोग यहाँ पे की रिफाइनिंग तक पहुंच चुके हैं वो साउथ वेस्ट की तरफ जाएं और फॉर्मेशन के अंदर अपनी की को फ्यूज करें, और जो लोग नहीं पहुंचे हैं वो यहाँ से तुरंत भाग जाएं और छुपे छुपे छुप के रहें। मैंने यहाँ पे की फॉर्मेशन की आई बनने का फैसला इसलिए लिया है क्योंकि भले ही यहाँ पे आई फॉर्मेशन के लिए सबसे कमजोर कड़ी है, लेकिन वहीं पे ही सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल पावर रिलीज होती है। इसीलिए साउलू यहाँ पे सबसे ज्यादा पावर को गेन करेगी और स्ट्रॉन्ग रहेगी। खैर इसके बाद ये सभी लोग अपने प्लान के हिसाब से अपने अपने काम पे चले जाते हैं और हम लोग देखते हैं कि बीस्ट स्पिरिट उस बड़ी सी चट्टान को टुकड़ों में निकालते हुए वहां से बाहर निकलती है, जिसको देख के ब्लैक गोल्ड आगे से कहता है कि ये पहली बार है कि किसी मॉन्स्टर ने सरेंडर नहीं किया मेरे अटैक के बाद में। और वो बीस्ट स्पिरिट से कहता है कि खुद को उड़ो नहीं, मैं कोई स्टूडेंट नहीं हूँ, तुमसे ज्यादा ही स्ट्रांग होऊंगा। बीस्ट स्पिरिट यहाँ पे ब्लैक गोल्ड को डेथ स्टेयर से देखता है, यानी कि मौत की निगाहों से। हम लोग इंसानों को देखते हैं तो ये एक्साइटेड हो रहे थे, इन्हें ऐसा लग रहा था कि ब्लैक गोल्ड यहाँ पे जीत ही जाएगा बीस्ट स्पिरिट के सामने। वहीं पे हम लोग एक टकलू को देखते हैं जो कि चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि इसकी पुंड छीट देना। ये मॉन्स्टर आगे से कहते हैं कि साला खून हम लोग बहा रहे हैं लेकिन इनका क्यों जल रहा है। इसके बाद हम लोग स्पिरिट बीस्ट को देखते हैं जो कि आगे से डेमोनिक सॉर्ड आर्ट्स का इस्तेमाल करता है और वो अपनी सॉर्ड को समन करके वहाँ पे सोल्डरिंग ब्लेड का इस्तेमाल करता है और उसे ब्लैक गोल्ड की तरफ फुल स्पीड से फेंकता है। सॉर्ड इतनी तेज से जाती है कि ब्लैक गोल्ड को पता ही नहीं चलता है कि कब वो उसके सीने के अंदर छेद करके पार निकल गई। इससे ब्लैक गोल्ड वहीं पे ही नॉकआउट हो जाता है और दोबारा उसका साइज छोटा हो जाता है। स्पिरिट बीस्ट उसे कहता है कि बड़ा आया, मुझे बिल्ली बुलाने वाला। वहीं पे मॉन्स्टर को देखते हैं तो ये खुश हो गए थे, ये कहते हुए कि बड़े आए, हमें लूजर कहने वाले। हम लोग अलायंस को देखते हैं तो यहाँ पे पूरी तरीके से इमारत ही हिल गई थी क्योंकि बाकी गॉड क्लास के हीरो है नहीं और ऊपर से ब्लैक गोल्ड यहाँ पे हारा जा चुका है। वहीं पे जो अभी यहाँ पे ब्लैक गोल्ड के लिए चीयर कर रहे थे इनकी आंखें बाहर आ जाती हैं, यही सोचते हुए कि ये कैसा मॉन्स्टर है भाई, कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये। वहीं पे स्पिरिट बीस्ट जैसे ही देखता है कि प्लैटिनम वुमन यहाँ पे ब्लैक गोल्ड को हिल करने की कोशिश कर रही है तो वो उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, ये कहते हुए कि सोचना भी नहीं। लेकिन उसी पल हम लोग साउलू को देखते हैं जो कि एक्टिवेट करती है अपनी फॉर्मेशन को और वो स्पिरिट बीस्ट के ऊपर हमला बोल देती है। साउलू ऊपर जाके उसके ऊपर यहाँ पे फुल पावर्ड फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्लैश का इस्तेमाल करती है और एक जोरदार स्लैश स्पिरिट बीस्ट के मुंह के ऊपर दे मारती है। इससे तो 2 सेकंड के लिए स्पिरिट बीस्ट की भी फट जाती है और हम लोग देखते हैं कि ये स्लैश कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग था, इसलिए ये सिटी को 2 हिस्सों में काट देता है। सभी लोगों का इसे मुंह खुल जाता है। ऑडियंस आगे से कहती है मम्मी मेरा घर है, वहाँ पे PS5 भी पड़ा है मेरा वहाँ। हम लोग देखते हैं कि ये अटैक कुछ ज्यादा ही बड़ा था, इसलिए पूरी धरती को ही 20 से 2 हिस्सों में काट देता है। रिपोर्टर आगे से कहता है कि ऐसी चीजें अब देखने की आदत पड़ती जा रही है। जियाओ और लैंडमिन आगे से कहते हैं कि यही स्ट्रेंथ होती है क्या फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रियलम की पूरी सिटी यहाँ पे केक की तरह 2 हिस्सों में कट जाए। कहा था कि साउलू भी हैरान हो जाती है इतनी ज्यादा डेवास्टेटिंग पावर को देख के, यानी कि भयंकर। लेकिन हम लोग स्पिरिट बीस्ट को देखते हैं जो अभी भी मरा नहीं था। साउलू उससे कहती है कि तुम मरे नहीं भाई। इस पे डिमोनिक बीस्ट आगे से कहता है कि बॉर्नवीटा पी के आया हूँ मैं, ऐसे कैसे मर जाऊंगा, पी के मिले चीते की रफ्तार। इसके बाद डिमोनिक बीस्ट साउलू से कहता है ऐसा लगता है कि अब सीरियस होने का टाइम आ चुका है। साउलू से कहती है मैं नहीं डरती। तो डिमोनिक बीस्ट कहता है कि पहले क्यों भाग रही थी भाई, जब तुम यहाँ पे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियलम पे नहीं पहुंची थी। तुम भी उन घटिया कल्टिवेटर्स की तरह ही हो। साउलू आगे से कहती है शट द फक अप, फाइट विद मी। इसके बाद अगला से नॉर्थ साइड का होता है जहाँ पे अम्यूजमेंट पार्क था और जहाँ पे एन और स्टील बिटल फाइट कर रहे थे। जब तक ये लोग वहाँ पे पहुंचते हैं तो अम्यूजमेंट पार्क बचा नहीं था, सिर्फ जगह ही बची थी। हालांकि उस धमाके की वजह से वहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था, बहुत बड़ा। ये दोनों गड्ढे के अंदर झांकते हुए कहते हैं कि ये गड्ढा किसने बनाया हुआ है, लेकिन तभी इन्हें दिखाई देता है कि नीचे कोई मरा पड़ा है। इसीलिए खिसकते हुए नीचे जाते हैं तो नीचे हमारा स्टील बिटल था जो जिंदा बच गया था। वहीं पे स्टील बिटल को यकीन नहीं हो रहा था कि वो हार चुका था, लेकिन इसे पता था कि ये हारा जा चुका है। ये दोनों स्टील बिटल से पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम ठीक तो हो ना। स्टील बिटल आगे से कहता है कि मैं ठीक हूँ। वो दोनों पूछते हैं क्या तुम किसी डीमन किंग के साथ फाइट करे थे क्या यहाँ पे, या फिर किसी मॉन्स्टर किंग के साथ। स्टील बिटल उन्हें बताता है कि वो उनमें से कोई भी नहीं थे, साले वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, किसी भी मॉन्स्टर किंग के मुकाबले बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग। इससे ये दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि वो कोई नई ब्रीड होगी और वो उनकी किंग होगी जिसके साथ साउलू अभी भिड़ रही है। तो ये सोचते हैं अगर ये टीम अप कर लेंगे तो फिर उसे हरा सकते हैं। इसलिए ये उड़ते हुए जाने
लगते हैं, लेकिन तभी इन्हें याद आता है कि वो लोग स्टील बीटल को पीछे छोड़ रहे हैं। जिसके बाद ये स्टील बीटल को भी इनवाइट करना चाहते थे, लेकिन वो पहले ही कह देता है कि आई एम आउट, मुझे ना जोड़ो इसमें, तुम्हें जानना है तुम जाओ, गुड लक। इस पे ये दोनों हैरान होकर स्टील बीटल की तरफ देखते हैं और उससे कहते हैं कैसी बातें कर रहे हो भाई। स्टील बीटल उनसे कहता है मुझे माफ करो भाई, मुझे इसमें ना घसीटो, मैं बस यहाँ से घर जाना चाहता हूँ, अगर तुम्हें लड़ाई करनी है तो तुम जा सकते हो। और वो मन के अंदर सोचता है कि अब इस दुनिया में कभी भी शांति और अमन नहीं आ पाएगा। हम लोग देखते हैं कि एन, सॉरी, इस जो बड़ी वाली बहन है जिसकी छुट्टियां नहीं है उसका नाम एन है और इस छोटी वाली का नाम लिंगलिंग है। एन लिंगलिंग से पूछती है कि तुमने उसे मारा क्यों नहीं। लिंगलिंग बताती है कि वो थोड़ा हैंडसम था, इसलिए मैंने सोचा अगर जिंदा छोड़ दूंगी तो कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों मॉन्स्टर को जैसे ही ये वाली बात सुनाई देती है तो ये मेकअप निकाल लेते हैं और साफ सूफ करते हुए कहते हैं कि हमें सावधान रहना चाहिए। इसके बाद लिंगलिंग इन दोनों की तरफ मुड़ के देखती है तो ये पहले ही घबरा जाते हैं और आगे से कहते हैं हम कसम खा के कहते हैं कि हम बदसूरत नहीं है, खूबसूरत है हम। लिंगलिंग लोगों से कहती है मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं बस तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारी दुनिया के अंदर क्या इस तरीके के बंदे हैं जो ऐसे कपड़े पहनते हैं। ये बस इमोर्टल वाले कपड़े ही थे। जिस पे मॉन्स्टर आगे से सुपर ह्यूमन कॉस्ट्यूम वाले कपड़े दिखाते हुए कहते हैं नहीं नहीं ये ऐसे कपड़े पहनते हैं साले। जिस पे लिंगलिंग आगे से खुश होते हुए कहती है तो फिर इस दुनिया के अंदर कोई भी नहीं है जो हमें हरा सके। ये दोनों लिंगलिंग से पूछते हैं कि ये कौन इंसान था जिसकी फोटो आपने हमें दिखाई। लिंगलिंग आगे से बताती है हमारा जानी दुश्मन। इसके बाद आगे से कहती है कि चलो चलते हैं। ये लोग पूछते हैं कहाँ पे भाई, तो ये दोनों बहनें आगे से कहती हैं तुम्हारी दुनिया को अपना गुलाम बनाने और ये भी चेक करने के लिए तुम लोगों के किंग से कैसे फाइट कर रहे हैं, कहीं मार तो नहीं खा रहे हैं या फिर कुछ लोगों को मार तो नहीं दिया। ये दोनों आगे से घबराते हुए कहते हैं कि ये कहाँ जा रहे हैं भाई, मौत के मुंह में। मैं ये बात लिख के देता हूँ कि ये खाना खाएं या ना खाएं लेकिन मेकअप जरूर करेंगे डेली। इधर हम लोग साउलो और स्प्लिट बिस्ट को देखते हैं जो कि आपस में भिड़े जा रहे थे। ये दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे। वहाँ पे सभी लोग हैरान होते हुए कहते हैं व्हाट द फक, क्या है ये। स्काउट लीडर और निंजा लीडर आगे से कहते हैं यार यू किडिंग मी। हम लोग साउलो और स्प्लिट बिस्ट को देखते हैं जहाँ पे अब साउलो धीरे धीरे करके भारी पड़ने लगी थी। सभी लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं कि इसने स्टेरॉइड लिए है क्या या फिर क्रिएटिन पी के आई है। ये कम से कम टॉप 10 गॉड क्लास हीरो से ज्यादा पावरफुल है। इन लोगों के पीछे हम लोग लिंगलिंग और एन को देखते हैं और साथ ही में दोनों मास्टर्स को भी, और ये भी सिटी के अंदर आ गए थे। हम लोग साउलो को देखते हैं और इसकी पावर लगातार बढ़ते हुए जा रही है और यहाँ पे बिल्कुल रामपेज मच चुका है। हीरोज और मास्टर की जगह पे अब हीरोज और कल्टीवेटर फाइट कर रहे हैं, वो भी कल्टीवेटर्स के बीच में डिमोनिक कल्टीवेटर्स के साथ में। हम लोग एक नजर साउलो की तरफ देखते हैं तो उसकी हमें कल्टीवेशन बताई जाती है फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियलम। इसके बाद हम डिमोनिक बिस्ट की तरफ देखते हैं तो उसकी भी कल्टीवेशन बताई जाती है कि ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन रियलम। इनका नाम अलग है लेकिन पावर एक बराबर ही है। हम लोग साउलो को देखते हैं जो लगातार पावरफुल होते जा रहे थे, इसीलिए वो डिमोनिक बिस्ट के मुंह के ऊपर एक जोरदार गोजा मारती है। डिमोनिक बिस्ट नीचे जा पाता कि उससे पहले ही साउलो उसे नीचे जाती है और उसके मुंह के ऊपर एक जोरदार किक मारती है। इसे स्प्लिट बिस्ट नीचे पहुंचता उससे पहले ही साउलो नीचे जाती है और उसके मुंह के ऊपर एक और लात मारती है और वो सीधा बिल्डिंग में जा घुसता है। इससे डिमोनिक बिस्ट बिल्डिंगों को तोड़ते हुए स्पेस में आ जाता है और वो साउलो से कहता है ये मत सोचना कि तुम इस फॉर्मेशन के ऊपर हमेशा टिकी रहोगे। लेकिन जब वो नीचे देखता है तो साउलो वहां पे नहीं थी और हम लोग देखते हैं कि साउलो स्पेस में चली गई थी और ऑफ कोर्स यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं थी तो उसने सांस रोक ली थी बिल्कुल साइदामा की तरीके। इसके बाद वो अपने दोनों हाथों को ऊपर करती है और वहां पे बनाती है न्यूक बॉम्ब की ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक सेकंड फॉर्म। और कुछ ही सेकंड्स के अंदर वहाँ पे ड्रैगन भी आ जाते हैं जो कुछ ज्यादा ही बड़े थे। और तुम्हें पता है कि इन लोगों की बातों की वजह से ना हमें कल्टीवेशन दुनिया के बारे में काफी कुछ जानने को मिलता है। जैसे कि हमें अभी पता चला कि डिमोनिक बेस्ट इंसानों की तरह क्यों दिखते हैं, उसी तरीके से हमें अभी यहाँ पे ये पता चलता है कि फाउंडेशन रियलम के बीच में जो गैप होता है वो एकदम आसमान और धरती के बराबर का होता है। लाखों करोड़ों लोअर रियलम्स के बंदे यहाँ पे एक हायर रियलम के एनिमी को नहीं हरा सकते हैं। इसीलिए अगर कोई एक रियलम भी किसी एनिमी से ऊपर है तो उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और इतने समय यहाँ पे साउलो के साथ यही हो रखा था, उसकी स्ट्रेंथ डिमोनिक बीस्ट के मुकाबले में कुछ ज्यादा ही थी। इसके बाद वो उस आतिशबाजी वाले धमाके को स्प्लिट बिस्ट की तरफ बिल्कुल ऐसे मारती है जैसे कि कोई गेंद मार रहा हो। स्प्लिट बिस्ट की आगे से फटके चार हो जाती है और वो आगे से कहता है ये मौत का पैगाम कौन भेज रहा है भाई मेरे मुंह पे। जी अब आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि वो बेवकूफ भूल गए क्या कि हम भी लोग अभी सिटी के अंदर है, कि वो पूरी सिटी ही उड़ाना चाहती है हमें निपटाने। मैं उससे कहती है कि चिंता ना करो, उसे पता है कि वो क्या कर रही है। डिमोनिक बीस्ट आगे से कहता है कि मुझे हल्के में ना लो, जिसके बाद वो सीधा आतिशबाजी के मुंह के अंदर घुस जाता है। इसके बाद वो उस पूरी बड़ी सी गेंद को उठाता है और उसे साइड में फेंक देता है और वहां पे तगड़ा धमाका होता है। सभी लोग उस धमाके की तरफ देखते हुए कहते हैं बिग बैंग हुआ क्या यहाँ पे भाई, कोई नई सिविलाइजेशन तो नहीं बनने वाली। हम दोनों बहनों को देखते हैं और ये दोनों ही आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं इमोर्टल कल्टीवेटर्स। इसके बाद वो उन दोनों मास्टर से कहते हैं कि तुमने तो कहा था कि यहाँ पे एक भी कल्टीवेटर नहीं है, तो ये कहाँ से आया। वो दोनों आगे से घबराते हुए कहते हैं कि हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। इस पे लिंगलिंग एन से कहती है कि चलो हम यहाँ से चलते हैं, नहीं तो हम इस लपेटे में आ जाएंगे। लेकिन एन अपनी बहन से कहती है कि एक सेकंड रुको, जरा उनके रियलम्स को देखो। यहाँ पे एक की रिफाइनिंग रियलम पे, एक मिड की रिफाइनिंग रियलम पे और बाकी सभी यहाँ पे अर्लियर स्टेज पे हैं और जो बचे कुचे हैं वो तो मार्शल आर्टिस्ट हैं सिर्फ। इस पे लिंगलिंग इरादा बदल के मुड़ते हुए कहती है तो भागना किस बात का भाई, चलो उनके मार देते हैं और अपने डिस्ट्रक्शन हुए क्लैन का बदला लेते
हैं। मैं इस सेंटेंस को सुन के बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, अगर एनिमी कमजोर है तो मुझको भी गिनो भाई उस हमले में, मैं भी हमला करूंगा। अपनी छोटी बहन की ऐसी पर्सनालिटी को देख के तो एन भी हैरान हो जाती है, इसीलिए वो लिंगलिंग से कहती है कि शांत हो जाओ, जब भी तुम यहाँ पे इमोर्टल्स के साथ निपटती हो तो फिर तुम्हें सावधान रहना चाहिए। लिंगलिंग आगे से कहती है कि इसमें कौन सा डर भाई, वो तो हमसे कई सारे रियल नीचे के हैं, हम तो उन्हें छींक मार के भी मार सकते हैं। इस पैनो से कहती है कि तुम भूल गई क्या कि वो कमीने कैसे कैसी हरकतें किया करते थे। लिंगलिंग पूछती है कि ये क्या चीज है भाई, तो एनो से बताती है तुम भूल गई क्या कि साले वो इमोर्टल्स अपनी कल्टीवेशन को छुपा लेते थे और सुअर की एक्टिंग करते थे, ताकि जब टाइगर उनके ऊपर हमला करे तो वो खुद टाइगर बन के उसका शिकार कर ले। इसीलिए वो यहाँ पे एक्टिंग भी कर सकती है अपनी कल्टीवेशन छुपा के, और जैसे ही तुम उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाओगी तो वो आखिरी मौके पे तुम्हें मार देगी। लिंगलिंग आगे से कहती है कि साला ये इमोर्टल्स हमेशा से ही कमीने और हरामी हुआ करते थे, ये हमेशा दोहरा खेलते थे। खैर वो आतिशबाजी जहाँ हुई थी वहाँ पे बहुत बड़ी गोभी बन गई थी, यहाँ तक कि इतनी दूर धमाका होने के बावजूद डिमोनिक बीस्ट हिले जा रहा था। सभी लोग आगे से कहते हैं कि इतनी दूर पे धमाका होने के बावजूद ये हिले जा रहा है। विजार्ड एकेडमी वाले आगे से कहते हैं कि इस धमाके के अंदर कम से कम 160 मिलियन किलो बारूद होगा ही होगा। डिमोनिक स्पिरिट बीस्ट साउलो से कहता है कि इतना बुरा भी नहीं था, तो साउलो उससे कहती है हंस कह रहे हो भाई, क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि ये टेक्निक यहाँ पे एंडलेसली कास्ट की जा सकती है, यानी कि इनफिनाइट धमाके और इनफिनाइट गोले बारूद। डिमोनिक बीस्ट की आगे से फटी, वो आगे से कहता है नानी ये क्या है। हम लोग नीचे ऑडियंस को देखते हैं, वो आगे से कहते हैं कि साला ये इमॉर्टल कल्टीवेशन वाले स्कूल वाले हमेशा इस गंदी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, ये इनकी चीप टेक्निक बन गई है। अंकल आगे से कहते हैं कि पता नहीं क्यों लेकिन मुझे इनके अपोनेंट्स के लिए हमेशा बुरा लगता है। हम लोग इन दोनों बहनों को देखते हैं और ये आपस में बात करते हुए कहती हैं सुना तुमने, आसपास के स्पिरिचुअल एनर्जी को कंप्रेस करके ये लोग इस टेक्निक का इस्तेमाल जितने चाहे उतने बार कर सकते हैं, ना इसमें की इस्तेमाल होती है और ना ही फिजिकल स्ट्रेंथ। ये वाली वही स्किल है जो उस साइकोपैथ ने बनाई थी। यहाँ आगे से कहता है कौन भाई साइकोपैथ, भाई मैंने मजबूरी में बनाई थी ये। लेकिन हम लोग साउलो को देखते हैं जो कि वहाँ पे अनगिनत आतिशबाजी के लिए इंतजाम कर लेती है और डिमोनिक भी आगे से चिल्लाते हुए कहता है चीटिंग है ये चीटिंग। लेकिन साउलो तो नहीं सुनने वाली थी और वो आगे से धमाके करने ही वाली थी। उससे पहले ही डिमोनिक बेस्ट अपने हथियार डाल देता है, ये कहते हुए कि गुस्सा होने की जरूरत नहीं, हम लोग बातचीत कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं इस तरीके से हमला करने की। लेकिन साउलो किसके सुनने वाली थी, वो तो धमाके करने के लिए रेडी हो जाती है। इस पे डिमोनिक बेस्ट इतना ज्यादा घबरा जाता है कि ये सुकड़ के छोटा हो जाता है, यानी इतने टाइम पे अपनी स्पेस के अंदर मौज काट रहा है और यहाँ पे इसके डिसाइपल मौत के पैगाम लिख रहे हैं एक दूसरे के लिए। डिमोनिक बेस्ट अपने मन के अंदर यही सोचता है कि वो यहाँ पे साउलो को ये अटैक करने नहीं दे सकता है। इसके बाद वो पीछे मुड़ के इन लोगों की तरफ देखता है, ये बेचारे हंस रहे थे ये कहते हुए कि हाँ उसे मार दो, उड़ा दो, उस साले को दिखा दो कि हमारी क्या ताकत है। इसके बाद डिमोनिक बेस्ट इनकी तरफ मुड़ के देखता है और बिल्कुल टॉम की तरीके हंसता है, मीम लगाता हूँ देखो तुम एक बार। वहीं पे ये लोग जैसे ही डिमोनिक बीस्ट की तरफ देखते हैं जो ऐसे हंस रहा था तो इन्हें समझ में आ जाता है कि इनकी मौत आ गई है। इसके बाद डिमोनिक बीस्ट इन लोगों के ऊपर हमला कर देता है, ये कहते हुए अगर मैं उसको नहीं हरा सकता तो फिर तुम्हें हरा दूंगा। जिस पे इन सभी लोगों की फटी और ये सभी चिल्लाते हुए साउलो का नाम लेते हैं, ये कहते हुए कि बचाओ हमें। तो फिर साउलो यहाँ पे डिमोनिक बीस्ट के ऊपर हमला करने लगती है, लेकिन डिमोनिक बीस्ट यहाँ पे फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करना चाहता था और वो साउलो से कहता है कि देखता हूँ कि फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय होने के बाद तुम कैसे यहाँ पे एरोगेंट बनती हो। फिर ये लोग एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, ये कहते हुए भाईचारा ऑन द टॉप, मरेंगे तो साथ मरेंगे। इसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक तगड़ा धमाका होता है, लेकिन इनमें से कोई भी नहीं मरा था क्योंकि साउलो वहाँ पे सही टाइम पे आ गई थी और वो डिमोनिक बीस्ट के अटैक को ब्लॉक कर लेती है। डिमोनिक बीस्ट साउलो से कहता है क्या हुआ भाई, तुम तो धमाका करने वाली थी, यहाँ पे शॉट लेके क्यों आ गई। और वो साउलो से कहता है कि इस बार मैं तुम्हें दोबारा मौका नहीं देने वाला उस गंदी ट्रिक का इस्तेमाल करने का। साउलो अपने मन के अंदर यही सोचती है कि ये जगह फॉर्मेशन से काफी ज्यादा क्लोज है, उसे यहाँ पे डिमोनिक बीस्ट को दूर लेके जाना पड़ेगा। डिमोनिक बीस्ट जैसे ही यहाँ पे साउलो के ऊपर अटैक करने वाला था, ये कहते हुए कि तुम क्या छुपा रहे हो अपने हाथों में, तो साउलो नीचे से रेत उठाती है और उसकी आंखों में डाल देती है, ये कहते हुए कि ये छुपा रही थी। वहीं पे रेत जैसे उसकी आंखों में गिरती है तो ये अंधा हो जाता है कुछ सेकंड्स के लिए और साउलो इसी बात का फायदा उठा के वहां से भाग जाती है। डिमोनिक बीस्ट बस पीछे से चिल्लाते रहता है कि तुम साले कल्टीवेटर्स हमेशा ऐसे ऐसे ही करते हो, गंदी ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हो। तुम लोग गेस करो साउलो कहाँ पे जा रहे हैं। साउलो इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे रिवर्स कार्ड। डिमोनिक बीस्ट ने जो अटैक यहाँ पे साउलो की फॉर्मेशन के ऊपर किया था, साउलो वही वाला अटैक यहाँ पे डिमोनिक बीस्ट के ब्लड फॉर्मेशन के पास करती है। ये मॉन्स्टर आगे से चिल्लाते हुए कहते यहाँ ना दूर रहो यहाँ से। वहीं पे एक मॉन्स्टर तो डर के मारे ही बेहोश हो जाता है। फिर डिमोनिक बीस्ट जैसे ही देखता है कि उसका अस्तित्व खतरे में है तो वो सीधा साउलो के पीछे जाता है, ये कहते हुए कि वहीं पे रुक जाओ। तो साउलो पीछे मुड़ के उसके ऊपर अटैक करती है और डिमोनिक बीस्ट भी साउलो के ऊपर अटैक करते हुए कहता है तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन रियलम कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वो
साउलो की पीठ के ऊपर एक जोरदार घूंसा मारता है, जिसे साउलो सीधा जाके जमीन में लड़ती है और धड़धड़ाते हुए दूर जाके गिरती है। जियो आगे से पूछता है कि हम लोगों ने फॉर्मेशन तोड़ दी क्या वो अचानक इतनी कमजोर कैसे हो गई। मैंग आगे से बताती है कि हम लोग बस की को लूज करते जा रहे हैं, फॉर्मेशन अभी तक नहीं टूटी है। हम देखते हैं कि साउलो लैंड होती है और वो खड़ी होने ही वाली थी कि उससे पहले ही डिमोनिक बीस्ट उसके पीछे चला जाता है और उसे कहता है, मुझे नहीं पता कि ये स्किल्स तुमने किसने सिखाई, लेकिन जिसने भी सिखाई वो पक्का एक पावरफुल मास्टर होगा। अगर मैं तुम्हें वो वाली स्किल यानी कि आतिशबाजी 3-4 बार और फायर करने देता तो अब तक मैं मारा जाता। साउलो पीछे मुड़ के देखती, उससे पहले डिमोनिक बीस्ट उसके मुंह के ऊपर कोहनी मारता है, ये कहते हुए तुम बस यहाँ पे फॉर्मेशन की वजह से अपने रियलम को बढ़ाई हुई हो, ज्यादा उछलो नहीं। इसके बाद डिमोनिक बीस्ट साउलो के ऊपर एक ही पंच मारता है तो साउलो उड़ते हुए बिल्डिंग में जा घुसती है। डिमोनिक बीस्ट आगे से कहता है कि हम दोनों का लेवल भले ही सेम है, लेकिन इसके बावजूद मैं इस लेवल पे 300 साल पहले पहुंचा था और मेरे पास तुमसे बहुत बड़ा एक्सपीरियंस गैप है। मुझे नहीं पता कि तुम इस रियलम की पावर इतनी अच्छे से कैसे इस्तेमाल कर पा रहे हो, लेकिन मेरे मुकाबले तुम अभी भी दूध पीती बच्चे हो। मैं दिखाता हूँ कि तुम्हें असली रियलम मास्टर क्या होता है। वहीं पे हम लोग इन चारों मॉन्स्टर्स को देखते हैं और इनकी आत्मा कपकपा रही थी, ये मर चुके हैं, खून नहीं बचा इनके शरीर में, कोई इनके अंदर बोतल लगाओ भाई खून वाली। वहीं पे हम लोग डिमोनिक बीस्ट और साउलो की फाइट को देखते हैं जो कुछ ज्यादा ही इंटेंस होती जा रही थी। ये दोनों आगे से कहते हैं अगर साउलो यहाँ पे इसको हैंडल नहीं कर पाती है तो हम सभी लोग यहाँ पे मारे जाएंगे। वहीं पे हम इन दोनों को देखते हैं, ये दोनों भाई कुश्ती पे आ गए थे और अभी भी हार नहीं मान रहे थे। साउलो यहाँ पे डिमोनिक बीस्ट की बेइज्जती करती है, ये कहते हुए कि मुझे सिर्फ 2 साल लगे हैं कि रिफाइनिंग की पीक रियलम पे पहुंचने पे और तुम्हें 300 साल लगे और अभी तक तुम यहाँ पे सिर्फ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियलम के अंदर फंसे हुए हो। इसे डिमोनिक बीस्ट को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो साउलो के ऊपर एक जोरदार अटैक मारता है, जिसे साउलो जमीन तोड़ते हुए एक बिल्डिंग की छत पे जा गिरती है। साउलो दोबारा खड़ी होकर डिमोनिक बीस्ट की तरफ देखती है तो डिमोनिक बीस्ट अपनी एनर्जी का फुल यूज कर रहा था। ये कहते हुए कि अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली ताकत क्या होती है। वहीं पे हम इन चारों मॉन्स्टर्स को देखते हैं और ये आगे से कह रहे थे छोड़ दे भाई, हम लोग मर जाएंगे, छोड़ दे। साउलो डिमोनिक बीस्ट से कहती है कि मेरे मास्टर हमेशा कहते हैं कि एक अरे फॉर्मेशन सब कुछ संभाल नहीं सकती है, अगर एक फॉर्मेशन काफी ना हो फिर दूसरी बना लो जो पहली वाली से ज्यादा शक्तिशाली हो। डिमोनिक बीस्ट पूछता है तुम्हारा मास्टर पौवा पी के तुम्हें पढ़ाता है क्या? सभी लोग भी अपने मन के अंदर सोचते हैं एक और फॉर्मेशन, अब ये क्या बनाने वाली है। तो फिर हम लोग साउलो को देखते हैं जो कि उसी फॉर्मेशन का इस्तेमाल करने वाली थी जिसको तुमने पहले भी देखा है। जियो आगे से कहता है कि ये वही पोज है ना जो मास्टर उतनी समय बना रहे थे स्टेडियम के अंदर, द जायंट स्पिरिट समनिंग फॉर्मेशन। हम लोग देखते हैं कि फॉर्मेशन जैसे ही वहाँ पे एक्टिवेट होती है तो फिर सॉर्ड इमॉर्टल किंग दोबारा जमीन को चीरते हुए बाहर निकलता है और सॉर्ड इमॉर्टल किंग के सामने तुम्हें जो छोटा सा बिंदु दिखाई दे रहा है ये है अपना डिमोनिक बीस्ट जिसकी फटी पड़ी है। सॉर्ड किंग इमॉर्टल आगे से कहता है अरे वाह, एक छोटा सा डिमोनिक बीस्ट, काफी साल हो गए थे मैंने इसे देखा नहीं, चलो इसके साथ थोड़ा सा खेल लेता हूँ। हम इन दोनों की शकल देखते हैं, इनकी शकल हमेशा की तरह हैरान, लेकिन हम लोग रिपोर्टर को देखते हैं जिसकी बोलती बंद हो जाती है, ये कुछ भी नहीं बोल पा रहा। वहीं पे लोग आगे से कहते हैं हियर वी गो अगेन, लेकिन सबसे ज्यादा फनी रिएक्शन इन तीनों का था। ये तीनों आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये साले एस होल्स, इन्हें क्या लगता है कि ये जब भी कुछ नया दिखाएंगे हम लोग डर जाएंगे, ये हरामी साले हमसे ज्यादा ताकतवर कैसे हो रहे हैं। वहीं पे हम इन दोनों का रिएक्शन देखते हैं, ये दोनों आगे से कहते हैं ये लड़की मरनी चाहिए, हम इसे और ज्यादा डेवलप नहीं करने दे सकते हैं, नहीं ये हमारे गले की हड्डी बनेगी बाद में। इमॉर्टल सॉर्ड किंग यहाँ पे डिमोनिक बीस्ट से कहता है कि तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम मेरे किंग के सामने यहाँ पे दादागिरी दिखाओ। वहीं पे डिमोनिक बीस्ट की जैसा ही फटी तो उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं। वो आगे से कहता है कि ये तो लेजेंडरी सॉर्ड इमॉर्टल है जो कि नेदरवर्ल्ड के अंदर रहता है और वो तुरंत वहां से भागते हुए कहता है भागो रे, और वो साथ ही में अपने मॉन्स्टर्स को भी उठा के वहां से भागता है और उन लोगों से कहता है माफ कर दो भाई, मैं हार मानता हूँ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मुझे नहीं लड़ना। सोलो इमॉर्टल किंग से कहती है कि वो भाग रहा है कुछ तो करो। तो फिर इमॉर्टल किंग अपने पैर को खोलता है जिसके बाद वो अपनी सॉर्ड को बाहर निकालता है और डिमोनिक बीस्ट के ऊपर एक जोरदार स्लैश मारता है। डिमोनिक बीस्ट अपनी मौत को देख के कहता है माँ या यो। इसके बाद सॉर्ड इमॉर्टल एक पावरफुल स्लैश सीधा डिमोनिक बीस्ट के ऊपर मारता है। डिमोनिक बीस्ट जो कि वहां से भाग रहा था वो आगे से कहता है डीमन एम्परर मुझे बचाइए, लेकिन जैसे ही वो अटैक की चपेट में आता है तो ये गायब हो जाता है। इसके बाद वहां पे एक तगड़ा धमाका होता है और सिटी पूरी की पूरी गायब ही हो जाती है और वहां पे बचता है तो सिर्फ एक बड़ा सा गड्ढा। हम उन सभी लोगों को देखते हैं जो कि सिटी के अंदर रहते हैं, वो सभी आगे से कहते हैं मेरा घर। इसके बाद हम लोग जिहाओ को देखते हैं जो कि आगे से कहता है कि हमारे सॉर्ड इमॉर्टल किंग तो सिटी को डिमोलिश करने में एक्सपर्ट हैं, लेकिन जिहाओ खुश था, वो आगे से कहता है हमारा घर लेकिन उस साइड पे नहीं, हम लोग एकदम सही हैं। इसके बाद हम उन चारों इमॉर्टल्स सॉरी मॉन्स्टर्स को देखते हैं जो कि नीचे जा गिरते हैं उस हथियार के साथ में और आगे से कहते हैं कि हम कभी भी इन सभी चीजों के अंदर हिस्सा नहीं लेंगे, साला 2-3 दिनों तक खाना ही पड़ेगा खून बढ़ाने के लिए। सॉर्ड किंग इमॉर्टल आगे से कहता है कि ये साले चले थे हमारे सेलेस्टियल डेटीसेट को बेइज्जत करने के लिए। वहीं पे साउलो उसे कहती है कि आपने कुछ ज्यादा ही कर दिया है, मेरी बॉडी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म
खत्म हो गई है। सॉर्ड किंग इमॉर्टल साउलो से कहता है कि तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, ये सिर्फ एक नॉर्मल स्ट्राइक थी, लेकिन इसके बावजूद इतनी ज्यादा लो कल्टीवेशन रियलम में होने के बावजूद तुमने काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई। अगर मास्टर यहाँ पे होते तो वो तुम्हें देख के खुश हो जाते। लेकिन हम लोग साउलो को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि उसके अंदर अब एनर्जी ही नहीं बची थी हिलने डुलने की। और सॉर्ड इमॉर्टल किंग अभी तक यहाँ से गया नहीं था। साउलो से पूछती है कि आप गायब नहीं हुए। सॉर्ड इमॉर्टल किंग उसे बताता है शायद से तुम्हें पता नहीं है, लेकिन तुम बहुत बड़े खतरे में हो। साउलो पूछती है कौन सा खतरा भाई, मुझे तो यहाँ पे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। तो सॉर्ड किंग इमॉर्टल उसे बताता है कि तुम्हें महसूस नहीं हो रहा ना, लेकिन मुझे हो रहा है। दो पावरफुल बीइंग्स काफी दूर से तुम्हें देख रहे हैं और वो बहुत ज्यादा किलिंग इंटेंट रिलीज कर रहे हैं। अब इन दोनों बहनों को देखते हैं जो कि सीधा साउलो की तरफ ही देख रहे थे, वो भी पूरी तरीके से किलिंग इंटेंट को रिलीज करते हुए। साउलो को अंदाजा नहीं है कि यहाँ पे सॉर्ड इमॉर्टल किंग किन लोगों के बारे में बात कर रहा है। उसे ऐसा लगता है कि ये छोटे मोटे डीमंस ही होंगे जिनको वो लोग हरा सकते हैं। इसीलिए सॉर्ड इमॉर्टल किंग साउलो से कहता है कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि वो लोग कैसा किलिंग इंटेंट यहाँ पे रिलीज कर रहे हैं तुम्हारे सामने। अगर वो चाहे तो वो तुम्हें एक झटके के अंदर मार सकते हैं, उनका लेवल ही अलग है। मुझे यहाँ तक कि ये तक बताने की जरूरत नहीं है कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उनकी आंखों के सामने तुम एक धूल के टुकड़े के बराबर भी नहीं हो। जिसपे तो साउलो भी घबराने लगती है और वो आगे से कहती है कि सच में वो लोग इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो सॉर्ड इमॉर्टल किंग उसे कहता है कि चिंता ना करो, मैं हूं ना यहाँ पे तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। तो साउलो ये कह रहे थे कि मेरे पास की ही नहीं बची है, लेकिन तभी उसे अंदाजा होता है कि उसके अंदर स्ट्रेंथ अभी काफी ज्यादा बाकी है और ऊपर से अरे फॉर्मेशन अब तक चली जानी चाहिए, तो वो अभी भी यहाँ पे है, जो कि लगातार स्पिरिचुअल एनर्जी को फीड कर रही है। और तब जाके साउलो को पता चलता है कि सॉर्ड इमॉर्टल किंग यहाँ पे अपने लाइफ स्पैम को बंद कर रहा है अरे फॉर्मेशन को मेंटेन रखने के लिए। सॉर्ड इमॉर्टल किंग उसे कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मेरे पास कई सारे हजारों सालों की जिंदगी बची हुई है जिसको मैं यहाँ पे बंद कर रहा हूँ। लेकिन अगर तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाता है तो सेक्टर मास्टर मुझे यहाँ पे जिंदा जला देंगे। इसलिए जब तक मैं यहाँ पे तुम्हें प्रोटेक्ट रखता हूँ तो फिर मैं मास्टर से बड़ी आसानी के साथ लाखों करोड़ों साल मांग सकता हूँ जिंदगी जीने के लिए और वो मुझे खुशी खुशी दे देंगे। साउलो अभी भी ना नुकुर कर रही थी, तो सॉर्ड इमॉर्टल किंग उसे कहता है कि जान बचाने पे ध्यान दो, नहीं तो टुकड़ों में बट जाओगी। तो फिर साउलो उसे कहती है कि सामने जो स्पेस सील दिखाई दे रहे उसे तोड़ दो, जिससे हम लोग यहाँ पे यैन को बाहर निकाल सके। इमॉर्टल किंग आगे से कहता है कि ये तो मेरे लिए बच्चों का खेल है, मैं तो बस उंगली मार के ये सील तोड़ दूं। तो साउलो आगे से कहती है करो ना, फिर मास्टर को बाहर निकालो। तो सॉर्ड इमॉर्टल किंग आगे से कहता है ये कुछ काम नहीं करेगा। तुम्हें क्या लगता है कि यैन को सच में हम लोगों की जरूरत है कि हम उसे जाके बचाएं? वो तो अंदर मजे कर रहा होगा। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या सेक्ट मास्टर ने यहाँ पे रिवर्स स्पेस सील लगा दी है उस स्पेस सील के अंदर, ताकि उन्हें कोई भी परेशान न करे। साउलो पूछती है तो फिर हम लोगों को क्या करना चाहिए? तो इमॉर्टल किंग आगे से कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इन्हें हैंडल करता हूँ और मास्टर भी बाहर आने वाला है, उसे भी पता हो गया होगा कि मैं इन दोनों का मुकाबला नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए हमारे पास कोई है जो हमारी मदद कर सकता है। साउलो से पूछती है कि वो भगवान कौन है भाई? तो फिर हम लोग देखते हैं, तुम्हें याद था ना कि मैंने बताया था कि हर एक हीरो को यहाँ पे अलग अलग स्पेस सील के अंदर कैद किया गया था, तो उन्हीं में से हम लोग एक स्पेस सील को देखते हैं जहाँ पे रेनबो रेंजर्स कैद थे। तो हम लोग देखते हैं कि उन लोगों ने मेगाजॉर्ड को समन कर लिया था। इसके सामने एक पावरफुल ड्रैगन स्पिरिट खड़ा था, वहीं पे उसके ऊपर जो मास्टर था यानी कि जो किंग था जो कि उसे समन किया था, वो आगे से हंसते हुए कहता है डैड, मॉम, ग्रैंडपा, ग्रैंड माँ, ग्रेट ग्रैंडफादर, एंसेस्टर, आप देख सकते हैं ना कितने सालों की मेहनत और इतनी सारी सेंचुरीज के बाद में हीरो आखिरकार मेरे हाथों से मार खा रहे हैं। आप देख सकते हैं ना कि मैं कितना ज्यादा खुश हूँ, मैं अभी तक सिर्फ इसी चीज को देखने के लिए जिंदा था। वहीं पे हीरोज आगे से ये नौटंकी देख रहे थे और मन के अंदर सोचते हैं कि साला मुझे इसके लिए दया आ रही है। वो ड्रैगन स्पिरिट यहाँ पे उस बंदे से कहता है यार तुम आधे घंटे सो रहे हो यार, जल्दी खत्म करो, मुझे घर भी जाना है, बीवी बच्चे छोड़ के आया हूँ। इस पे किंग आगे से रोते हुए कहता है माफ कर दो यार, इतने सालों तक मार खाने के बाद आखिरकार मैं किसी को मार रहा हूँ तो फिर दुख की वजह से इमोशनल होते जा रहा हूँ। इसके बाद वो उस बिस्ट से कहता है कि जाओ और जाके इन्हें मार दो। तो फिर वो बिस्ट आगे बढ़ता है और अपने मुंह के अंदर एनर्जी बॉल इकट्ठा करता है। तो फिर हम लोग मेगाजॉर्ड को देखते हैं जो कि आगे से सोलर रेडिएशन को अब्सॉर्ब करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये नामुमकिन था, इसीलिए यहाँ पे अब हीरो के लगने वाले थे। ये किंग आगे से हंसते हुए कहता है आजकल हीरो तो मरेंगे ही रहेंगे। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि सॉर्ड इमॉर्टल किंग वहाँ पे उस स्पेस को तोड़ते हुए अंदर घुस जाता है और सीधा उस बिस्ट के मुंह के ऊपर एक लात दे मारता है। जिसके बाद वो मेगाजॉर्ड की तरफ देखता है और उससे कहता है ब्रदर यू हैव बिकम वीक। खैर सॉर्ड किंग इमॉर्टल ने जैसे ही बिस्ट के ऊपर लात मारी तो बिस्ट हारा गया था। वहीं पे ये चारों आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं ये हरामी अंदर कैसे आया? खैर वो मॉन्स्टर तो हार गया था, लेकिन उसकी जो एनर्जी बॉल थी वो अभी भी वहाँ पे पड़ी हुई थी, इसलिए सॉर्ड किंग इमॉर्टल तेजी से आगे बढ़ता है। इसके बाद वो मेगाजॉर्ड को पकड़ता है और उस स्पेस से बाहर निकल आता है, जिससे वो बॉल उस स्पेस के अंदर ही फटती है और वहाँ पे तगड़ा धमाका होता है। वहीं पे ये दोनों सिटी के ऊपर ही जा गिरते हैं और जो बची कुची थी उसे भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मेगाजॉर्ड सॉर्ड इमॉर्टल किंग से कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। तो सॉर्ड किंग इमॉर्टल उससे कहता है नखरे ना दिखाओ, मर जाते अगर मैं मदद करने के लिए ना आता। वहीं पे ये सभी आगे से कहते हैं कि ये मैं क्या देख रहा हूँ, मास्टर हेड्स यानी सॉर्ड किंग इमॉर्टल और सुपर मेका यहाँ पे क्या कर रहा है? सभी लोग हैरान हो ही रहे थे, लेकिन हम लोग एक उदासी भरी इमेज को देखते हैं। दरअसल रिपोर्टर ने माइक नीचे छोड़ दिया था। भाई यार तुम गिव अप नहीं कर सकते, तुम्हारे बिना हमें मजा नहीं आएगा।
हम लोग उस स्ट्रेंज बीस्ट को भी देखते हैं और ये भी बाहर आ गया था, इसीलिए वो धमाका सिर्फ स्पेस सील के अंदर ही हुआ था। क्या ये लोग उस मॉन्स्टर को देख के हैरान हो जाते हैं, ये कहते हुए कि ये कौन सी ब्रीड का मॉन्स्टर है भाई, ये तो हम पहली बार देख रहे हैं। इधर रिपोर्टर मेकाई से पूछता है ये तुम्हारा रिश्तेदार है क्या? मेकाई आगे से कहता है मुझे थोड़ी ना पता है यार, मेरे बाप ने कहाँ गुड़ खिलाए थे। इधर शॉर्ट किंग इमॉर्टल मेगाजॉर्ड से दोबारा कहता है कि यार तुम कमजोर हो गए हो साला, एक छोटी मक्खी नहीं मार पा रहे हो। मेगाजॉर्ड उससे कहता है पहली बात तो ये मैं तुम्हारा भाई कब से बना भाई, और अगर यहाँ पे सोलर रेडिएशन ब्लॉक ना होता तो मैं कब का उसे हरा देता। मेगाजॉर्ड उससे कहता है कि ये सब निपट जाने के बाद तुम मुझसे कुश्ती लड़ोगे, हम लोग अपना स्कोर सेटल करेंगे। शॉर्ट किंग इमॉर्टल उससे कहता है जैसे तुम्हारी मर्जी यार, मैं रेडी हूँ हमेशा। अब मीनवाइल हम लोग दूसरी साइड पे देखते हैं यैन वाली, जहाँ पे ये मॉन्स्टर की फट गई थी। ये भाई स्टील को तोड़ते हुए कहते हैं बचाओ भाई हमें। दूसरा वाला आगे से मैं ड्रिल मशीन निकाल लेता है और उसे तोड़ते हुए कहता है मम्मी मुझे घर जाना है, मम्मी मुझे घर जाना, मैं नहीं रुकने वाला यहाँ पे। इस आगे से चीखते हुए कहता है कि साला ये कैसे स्किल मॉन्स्टर है यहाँ पे, साला किसने हमें यहाँ पे बाहर से लॉक कर दिया, हम लोग भागे नहीं पा रहे हैं। इसके बाद हम लोग उस स्पिरिट बिस्ट को देखते हैं जिसको इन दोनों ने समन किया था। ये भी यहाँ से भागते हुए कहता है कि भाई मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे नहीं लड़ना, मुझे नहीं पता कि भाई हेवनली डोमेन क्या चीज है। इधर हम लोग यैन को देखते हैं जो कि बार बार इन्हें मार रहा था, कूट रहा था और इन्हें हील कर रहा था। लैन उसे कहते हैं यार मारना है तो मार, तो काहे बेचारों को तड़पा रहे हो, तुम कुछ ज्यादा ही क्रूवल नहीं हो रहे हो। यान आगे से कहता है कि मैं रूथलेस हो सकता हूँ लेकिन क्रूवल नहीं। जब से मैं बच्चा था मैंने किसी की भी जान नहीं ली है, बस हेवनली डोमेन के अंदर फाइट की थी और कुछ लोगों की ले ली थी, ज्यादातर मैंने उन्हें सिर्फ कृपा कर दिया था, पूरी जिंदगी के लिए बेचारे वो कल्टीवेट नहीं कर पाएंगे। लैन उसे कहती है ये मत कहना कि तुम ये सब कुछ दिखा के ये दिखाना चाहते हो कि तुम दरिया दिल हो, और वो मन के अंदर सोचती है कि ये एक नंबर का साइको है, बेचारे वो सभी विसी कर रहे होंगे कि तुम उन्हें मार ही देते उन्हें तड़पाने की जगह पे। फिर इसके बाद यान उसे स्पीड से कहता है कि मुझसे मजाक ना करो यार, तुम्हारे ऊपर पूरी तरीके से स्मेल लिपटी पड़ी और तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम्हें हेवनली डोमेन के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो मॉन्स्टर पीछे मुड़ के यान से कहता है मुझे सच में नहीं पता है। तो यान पे लग झपकते ही उसके मुंह के पास आता है और एक थप्पड़ मारता है जिससे ये जमीन में जा घुसता है, और यान इसके मुंह के ऊपर पैर रख के कहता है कि मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, मुझे बताओ कि हेवनली स्पिरिचुअल डोमेन कहाँ पे और ये सब कुछ कैसे हो रहा है। लैन उसे कहती है भाई एक लड़की होने के नाते मैं तुम्हें एडवाइस देना चाहूंगी, बक दो, ये बहुत ही ज्यादा हरामी किस्म का बंदा है। और डिमोनिक स्पिरिट बीस्ट आगे से रोते हुए कहते हैं मुझे नहीं पता भाई, मैं सिर्फ एक छोटा मोटा डीमन हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे ना परेशान करो। लैन यान से कहती है कि ये बेचारा रो रहा है, छोड़ दो इसे, इसने कुछ भी नहीं किया, इसे कुछ ना पता होगा। तो फिर उसके मुंह के ऊपर पैर रखता है और उसे जमीन के अंदर ही घुसा देता है। और यार मन के अंदर सोचता है साला मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है। इसके बाद हम लोग उस किंग को देखते हैं जो कि उस अजीब से बीस्ट के ऊपर था। वो आगे से कहता है कि मैं बिल्कुल एकदम पास ही था उन्हें हराने के, ये बिल्कुल भी माफी के लायक नहीं है। इसके बाद वो अपने समन किए हुए बीस्ट से कहता है कि इन सभी को मार दो, एक को भी ना छोड़ना। तो वो बीस्ट बिल्कुल ऐसा ही करता है, अपने मुंह के अंदर एनर्जी बॉल इकट्ठा करके उसे अर्थ के ऊपर फेंक देता है। हम लोग शॉर्ट किंग इमॉर्टल को देखते हैं जो कि नीचे से ऊपर की तरफ छलांग लगाता है और उस एनर्जी बॉल के ऊपर रोनाल्डो की तरह किक मारता है, इससे वो एनर्जी बॉल स्पेस में जा फटती है। उस बीस्ट को समझ में आ जाता है कि नीचे एक शॉर्ट किंग इमॉर्टल है जो कि अंडरवर्ल्ड से आया है, लेकिन किंग को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अपने बीस्ट से कहता है कि उसे भी मार दो, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दो। तो वो बीस्ट बिल्कुल एक रॉकेट लॉन्चर की तरह बदल जाता है और अपने मुंह के अंदर से धड़ाधड़ एनर्जी बॉल से नीचे की तरफ शूट करने लगता है। किंग आगे से कहता है कि मेरे पास बहुत सारा ब्लड भरा पड़ा है, चिंता न करो, हम लोग यहाँ पे पूरी रात इस तरीके से खेल सकते हैं। शॉर्ट किंग इमॉर्टल आसमान के ऊपर जाता है और आगे से कहता है कि मुझे इस तरीके से इग्नोर ना करो। इसके बाद वो कोहनी, लात, पंच, सर जो आता है उससे एनर्जी बॉल्स के ऊपर लात मारता है और उन्हें स्पेस के अंदर फेंक देता है जैसे आसमान में आतिशबाजी हो रही थी। बीस्ट मॉन्स्टर किंग को बताता है कि शॉर्ट किंग इमॉर्टल मुझसे एक रेलम ऊपर का है, मैं उसे हरा नहीं सकता हूँ। तो मॉन्स्टर किंग आगे से कहता है कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन यहाँ पे काम देगा ना, हम उसे अपने साथ निपटा सकते हैं। मॉन्स्टर किंग आगे से कहता है कि जब तक हम लोगों के पास आखिरी सांस बची होगी तो फिर लॉर्ड डीमन हम लोगों को बचा लेंगे, वही दोनों बहने। तो फिर वो बीस्ट इस चीज के लिए मान जाता है और हम लोग देखते हैं कि शॉर्ट इमॉर्टल जैसे ही उसकी तरफ देखता है तो ये बड़ा सा फूल के गुब्बारा बन गया था, लगातार हवा खींचे जा रहा था। तो फिर मॉन्स्टर किंग उन लोगों से कहता है अगर हिम्मत है तो फिर हमें छू के दिखाओ, हमारे साथ मरो। ये सभी लोग आगे से कहते हैं गद्दार साले गद्दार। लेकिन इसी अफरा तफरी के बीच में हम लोग मेगाजॉर्ड को देखते हैं जिसने यहाँ पे पूरी तरीके से खुद को चार्ज कर लिया था। इसके बाद वो फायर करने के लिए रेडी था। सभी लोग उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि किसने पादा भाई, आवाज कैसी आई। तो फिर हम लोग मेगाजॉर्ड को देखते हैं जिसने पूरी तरीके से अपनी एनर्जी को चार्ज कर लिया था। वहीं पे स्ट्रेंज बीस्ट आगे से कहता है कि ये तो साला असेंड कर रहा है, यानी कि ये ऊपर जा रहा है, आसान शब्दों में पावर लेवल बढ़ रहा है। मॉन्स्टर किंग आगे से कहता है हरामी सालिया फुल पावर के साथ हमारे ऊपर हमला करता है। फिर इसके बाद स्ट्रेंज बीस्ट जो पावर इकट्ठा किया था वो उसे पूरी ताकत के साथ अर्थ के ऊपर फेंक देता है। शॉर्ट किंग इमॉर्टल तेजी से आगे बढ़ता है जिसको वो फ्लिप करके साइड में फेंक देता है और उसके तुरंत बाद ही हम लोग मेगाजॉर्ड को देखते हैं जो कि आगे से प्लाज्मा कैनन का इस्तेमाल करता है और वो सीधा जाके स्ट्रेंज बीस्ट और मॉन्स्टर किंग को जा लगती है जिससे वो दोनों ही अपना रंग छोड़ देते हैं और गायब हो जाते हैं। हमें दिखाई देता है कि ये लकीर बहुत ज्यादा ही बड़ी थी, चांद तक पहुंच चुकी थी। फिर मेगाजॉर्ड आगे से मॉन्स्टर किंग से कहता है कि साले ये पे बैक था जो तूने स्पेशल सील के अंदर हमें मारा था। इस पे ये दोनों मेगाजॉर्ड की तरफ ऐसे देखते हैं कि जैसे कोई बच्चा लड़ाई कर रहा हो।
इसके बाद शॉर्ट किंग इमॉर्टल मेगाजॉर्ड के पास आता है और उससे कहता है कि तुम इतने भी बुरे नहीं हो। तो मेगाजॉर्ड उसे कहता है कि हम लोग अपना स्कोर सेटल कर ले फिर। तो शॉर्ट किंग इमॉर्टल उसे कहता है कि नहीं नहीं, हमारे पास और भी बड़ी दिक्कतें हैं। जिसके बाद हम लोग उन दोनों बहनों को देखते हैं और ये दोनों अपनी शॉट बाहर निकाल लेती हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। और मैं चाहूंगा कि तुम लोग इस चीज की आदत डालो कि हम लोग फाइट्स के बीच में भी एपिसोड खत्म कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जो फाइट चलती है देख ही सकते हो साला कितना लंबा खींच दिया है। 20 चैप्टर हो गए अभी तक उनकी फाइट नहीं रुकी और अभी ये 100 चैप्टर तक जाएगी। हम लोग 75 चैप्टर पे हैं और मैं डिसअपॉइंट हूँ व्यूज को लेके, लेकिन मैं फिर भी इसे कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि मजा आ रहा है। और तुम लोगों को ये वाली वीडियो याद ही होगी तो मैं सोच रहा हूँ इसे कंटिन्यू कर दूं, ये चेक करने के लिए कि व्यूज किस पे ज्यादा आ रहे हैं। चिंता ना करो, मैं इसे कंटिन्यू करूंगा क्योंकि इसमें मजा बहुत आ रहा है। दोनों ही सीरीज एक साथ कंटिन्यू रहेंगी, एक दिन वीडियो ये वाली, एक दिन वीडियो वो वाली, अगर उस पर व्यूज अच्छे आते हैं तो।